माउंट एवरेस्ट पर सब कुछ सही करने के बावजूद भी आपकी जान जा सकती है। डॉन कैश ये बात जानते थे। वो ओहायो के किसान परिवार से थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी खुद बनाई थी। एक पहाड़ पर अपनी 3 उंगलियां खो दीं, दूसरे पर अपनी नाक का हिस्सा, फिर भी चलते रहे। एवरेस्ट रवाना होने से एक रात पहले उन्होंने अपने आभार जर्नल में लिखा कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है और जीवन और मृत्यु दोनों को स्वीकार कर लिया है, जिसे डॉन कभी स्वीकार नहीं कर पाए और जिसकी उन्हें चेतावनी नहीं मिली, वही उनके साथ शिखर से 80 फीट नीचे हुआ। फ्रांसिस आर्सेंटिएव और उनके पति ने चढ़ाई के लिए घर फिर से गिरवी रखा। वो बोतलबंद ऑक्सीजन के बिना एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली अमेरिकी महिला बनने से कुछ ही घंटे दूर थीं। जब उन्हें सबसे ज्यादा मदद चाहिए थी, तब अन्य पर्वतारोही उनके पास थे। उन्होंने सभी को एक-एक कर वहां से जाते देखा और कल्पना दास ने इस पर्वत पर अपनी जगह बनाने के लिए 18 साल मेहनत की। मंदिर की सीढ़ियों पर पीठ पर 30 किलो वजन लेकर ट्रेनिंग की, क्योंकि वो किसी और चीज का खर्च नहीं उठा सकती थीं। घर छोड़ने से पहले उन्होंने अपनी मां से एक वादा किया था। उन्होंने उस वादे को निभाया। वो वैसे घर नहीं लौटी जैसा उन्होंने सोचा था। 3 पर्वतारोही, 3 कहानियां। एक पहाड़ जिसने पहले ही तय कर लिया था। वे पहले ही एवरेस्ट पर मर चुके थे। 23 मई 2019, 27,000 फीट माउंट एवरेस्ट। एक पर्वतारोही नीचे उतरने के लिए एक और कदम बढ़ाने की कोशिश करती है। उसकी टांगें जवाब नहीं देती। हवा 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उसके फेस मास्क के पास से सनसनाती हुई गुजरती है। उसके गॉगल्स हर भारी सांस के साथ धुंधला जाते हैं। हर कदम ऐसा है जैसे वो कंक्रीट में चल रही हो। 3 घंटे पहले वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी। जीत के भाव में हाथ उठाए कैमरे के लिए मुस्कुरा रही थी। मुश्किल हिस्सा तो खत्म हो जाना चाहिए था। उसने चोटी फतेह कर ली थी। वो जीत चुकी थी। तो उसका शरीर चलने से इनकार क्यों कर रहा है? नीचे उसके शेरपा के चेहरे पर घबराहट और बेबसी का मिला जुला भाव है, क्योंकि वो पहले से जानता है जो वो नहीं जानती। उसे ये 18 घंटे पहले ही पता था, जब वे इसी ठीक जगह से ऊपर चढ़ रहे थे और उसने लौटने की गुहार लगाई थी। वो जानता था, पर ऑक्सीजन की कमी से उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा था। वो कई घंटे पहले मर चुकी है, बस उसे एहसास नहीं हुआ। उसने अपनी मां से जो वादा किया था, उससे लेकर उस संदेश तक जिसने पूरे देश का दिल तोड़ दिया। ये कल्पना दास की कहानी है। स्वागत है दी एक्सट्रीम में। अगर आपने कल्पना दास से 30 साल की उम्र में कहा होता कि वो एक दिन माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी होंगी, तो शायद वो आपकी बात पर हंस पड़ती, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि में ऐसा कुछ भी नहीं था जो ये संकेत देता कि वो शीर्ष स्तर की पर्वतारोही बनेंगी। उनका जन्म 7 जुलाई 1966 को उड़ीसा के ढेंकानाल के एक मोहल्ले में हुआ था, जो पूर्वी भारत का एक छोटा सा शहर है और राज्य की राजधानी से लगभग 50 मील दूर है। ढेंकानाल अपने मंदिरों, जंगलों, पहाड़ों और संगमरमर व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये विश्व स्तरीय पर्वतारोहियों के लिए नहीं जाना जाता। उनके पिता अमीर या प्रभावशाली नहीं थे, पर उन्हें प्रकृति और खुले माहौल से बहुत लगाव था। सप्ताहांत में वे कल्पना को स्थानीय पहाड़ियों में ट्रैकिंग पर ले जाते, जिसमें कपिलास पीक शामिल थी। वहां चोटी पर एक मंदिर है, जहां पर्वतारोही नहीं बल्कि तीर्थयात्री आते हैं। वे साधारण जूतों में बिना खास उपकरण के पिता बेटी जंगल में चलते थे। उसकी मां परिवार का भावनात्मक सहारा थीं, पारंपरिक और समर्पित। वो ऐसी मां थीं जो चाहती थीं कि उनकी बेटी को स्थिरता और सुरक्षा मिले, और कल्पना ने उन्हें ठीक वही दिया। वह एक अच्छी छात्रा थीं और बाद में 1991 में अपनी कानून की डिग्री हासिल की। 25 की उम्र तक कल्पना वकील बन गई थीं और उन्होंने डॉक्टर सीताकांत दास से शादी कर ली थी। वह छोटे भारतीय शहर में सामान्य, स्थिर, मध्यम वर्गीय जीवन जीती थीं। अदालत में पेश होकर केस संभालती थीं, जैसा उनकी मां ने चाहा था। अगर आप 1996 में 30 साल की कल्पना से मिलते, तो नहीं लगता था कि वो एक दशक में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर होंगी, क्योंकि तब वो वकील थीं और ट्रैकिंग पसंद करती थीं। फिर कुछ बदल गया। शायद वो अपने पिता के साथ बचपन की ट्रैकिंग थी, शायद वो बेचैनी थी जो तब आती है जब आपको एहसास होता है कि आपकी स्थिर जिंदगी बहुत छोटी लगने लगी है। शायद ये उसके मन की आवाज थी जो पूछती थी,
क्या यही सब है? 2001 में 35 साल की उम्र में कल्पना दास ने दार्जिलिंग के हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स में दाखिला लिया। उस उम्र में एक उच्च स्तरीय एथलेटिक करियर शुरू करना लगभग सुना ही नहीं जाता, खासकर एक ऐसे खेल में जो शारीरिक रूप से इतना कठिन है जैसे कि हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियरिंग, जहां हर साल उम्र बढ़ने के साथ आपकी फेफड़ों की क्षमता, मांसपेशियों की रिकवरी और शरीर की चरम परिस्थितियों में ढलने की क्षमता कम होती जाती है। मैं इसे थोड़ा संदर्भ में रखकर बताता हूं। राइनहोल्ड मेस्नर, जिन्हें महान पर्वतारोही माना जाता है, ने 20 साल की उम्र में पहली बड़ी चोटी फतह की थी। एड विएस्टर्स ने 16 साल की उम्र में पर्वतारोहण शुरू किया था। जुनको ताबेई, जो एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली महिला थीं, ने 22 साल की उम्र में यह शुरू किया था। 35 की उम्र तक कई पर्वतारोही 26,000 फीट से ऊंची चोटियां फतह कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग खेल छोड़ने लगते हैं। सहन शक्ति खेलों में शरीर की चरम अवस्था आमतौर पर 20 के अंत से 30 की शुरुआत तक होती है। फिर रिकवरी धीमी और चोटें बढ़ जाती हैं। लेकिन कल्पना अगले 18 साल खुद को यही सिखाएंगी कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, अगर आप दूसरों से ज्यादा दर्द सह सकते हैं। 2001 में उन्होंने HMI दार्जिलिंग से बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया। यह 28 दिन का रस्सी के तकनीकी अभ्यास, बर्फ पर चढ़ाई, हिमदरार बचाव और ऊंचाई अनुकूलन प्रशिक्षण था। 35 साल की उम्र में वो वे कौशल सीख रही थीं जो उनके सहपाठी किशोरावस्था से ही अभ्यास कर रहे थे। 2002 में वो एडवांस्ड माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए लौटीं। एक और 28 दिन की लंबी चढ़ाई, नोकीली बर्फ की दीवारों और कठोर पहाड़ी जमीन पर। धीरे धीरे अगले कुछ वर्षों में उन्होंने वकील के रूप में काम करते हुए और घर संभालते हुए एक एक प्रमाणन के साथ अपने कौशल को व्यवस्थित रूप से विकसित किया। कल्पना की कहानी खास इसलिए है क्योंकि उन्होंने प्रोफेशनल पर्वतारोहियों जैसी ट्रेनिंग नहीं ली थी। प्रोफेशनल्स जैसी ट्रेनिंग के लिए खास उपकरण, छुट्टी और हर साल बार बार अभ्यास जरूरी है ताकि कौशल विकसित हो सकें। भारत में अगर आप सेना या अमीर नहीं हैं तो ऐसी ट्रेनिंग पाना असंभव है। कल्पना के पास समय पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपने तरीके से काम किया। ढेंकानाल के पास कपिलास पर्वत था जहां कल्पना ने बचपन में पिता संग चढ़ाई की थी। उसकी तलहटी में एक हिंदू मंदिर था जहां पहुंचने के लिए पहाड़ की ढलान पर 1352 पत्थर की सीढ़ियां थीं, जिन पर श्रद्धालु पूजा के लिए चढ़ते थे। कल्पना उन सीढ़ियों पर अभ्यास करती थीं। हर एक दिन कई सालों तक वो अपने कंधों पर 66 पाउंड का बैग बांधती थीं और उन 1352 सीढ़ियों पर चढ़ती थीं, 5 बार ऊपर 5 बार नीचे, यानी हर सेशन में 13,000 से भी ज्यादा सीढ़ियां, वो भी अकेले, कई सालों तक। ज्यादातर लोग इतनी खुद पर थोपी गई तकलीफ की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन यही होता है जब आप 35 की उम्र में बिना पैसे और सहारे के शुरू करते हैं। आप खुद का पहाड़ बनाते हैं क्योंकि असली पहाड़ों तक जाने का खर्च नहीं उठा सकते। 2003 में 37 साल की उम्र में कल्पना ने उत्तराखंड में माउंट सतोपंथ और माउंट भागीरथी पर चढ़ाई के लिए एक अभियान में हिस्सा लिया। ये 22,000 फीट ऊंचे दुर्जे पर्वत शिखर थे। इन पर चढ़ाई के लिए पर्वतारोहण कौशल, ऊंचाई पर सहन शक्ति और कम ऑक्सीजन में काम करने की क्षमता चाहिए थी। उन्होंने दोनों शिखरों पर चढ़ाई की। उनके लिए यह साबित हो गया कि वह असली पहाड़ चढ़ सकती हैं, इसलिए उन्होंने एवरेस्ट को लक्ष्य बनाया। 2004 में 38 साल की उम्र में कल्पना माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई के लिए नेपाल पहुंची। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत बचत, छोटे कॉरपोरेट दान और कर्ज लेकर जैसे तैसे फंडिंग जुटाई थी। इस अभियान की लागत ढेंकानाल के अधिकतर लोगों की 5 साल की कमाई से ज्यादा थी। उन्होंने खुम्बू आइसफॉल पार कर लिया, जो बर्फ की डरावनी भूल भुलैया है और हर सीजन में पर्वतारोहियों की जान ले लेती है। उन्होंने वेस्टर्न कूम भी पार किया। उन्होंने लोत्से फेस पर भी चढ़ाई की। वो लगभग 23,950 फीट की ऊंचाई पर कैंप 3 तक पहुंच गईं, जो डेथ जोन से सिर्फ 2,300 फीट दूर था। और फिर मौसम बदल गया। जेट स्ट्रीम की तेज हवाएं, सफेद धुंध जैसी स्थिति, ऐसा तूफान जिसमें शिखर तक पहुंचने की कोशिश करना आत्मघाती साबित हो सकता है। उनकी टीम नीचे उतर आई। पहली कोशिश आधिकारिक तौर पर असफल रही, लेकिन 38 साल की उम्र में 35 की उम्र में पर्वतारोहण शुरू करने के बाद 23,950 फीट तक पहुंचना ही ज्यादातर लोगों के लिए काबिले तारीफ होता। कल्पना ने इसे एक अभ्यास के रूप में देखा। अगली बार वह और आगे बढ़ सकती थीं।
2006 में 40 साल की उम्र में उन्होंने फिर से कोशिश की। इस बार वह और भी ऊंचाई तक पहुंची। वो 26,000 फीट ऊंचाई पर कैंप 4 पहुंची। उन्होंने शिखर की ओर चढ़ाई भी शुरू कर दी थी और वह 26,400 फीट तक पहुंच गईं, जो शिखर से सिर्फ 2,600 फीट दूर था। लेकिन एक बार फिर मौसम की स्थिति खराब हो गई। ऑक्सीजन की आपूर्ति कम पड़ गई। उन्हें नीचे उतरना पड़ा। क्या आप सोच सकते हैं? 2 प्रयास, 2 असफलताएं। इस बिंदु पर ज्यादातर लोग हार मान लेते। ज्यादातर लोग कहते, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मैं 26,400 फीट तक पहुंच गया। यह ऊंचाई 99.9% लोग जितना कभी चढ़ पाएंगे उससे भी ज्यादा है। बस इतना ही काफी था। लेकिन कल्पना बाकी लोगों जैसी नहीं थी। उन्हें पता चला कि वो लोगों की सोच से कहीं ज्यादा करीब थीं। 2008 में 42 साल की उम्र में उन्होंने तीसरी कोशिश की तैयारी शुरू की। यहीं से असली संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि समस्या क्षमता या दृढ़ संकल्प नहीं, बल्कि पैसे की थी। साधारण पृष्ठभूमि से असाधारण काम करते समय हमेशा पैसे की बात आती है। इस अभियान की लागत लाखों रुपए थी। यह राशि ढेंकानाल के अधिकतर लोगों की 5 साल की कमाई से ज्यादा थी। सिर्फ परमिट फीस ही 11,000 अमेरिकी डॉलर थी। फिर गियर, गाइड्स, शेरपा, ऑक्सीजन सिलेंडर, खाना, परिवहन और रहने की व्यवस्था भी थी। उसने उड़ीसा राज्य सरकार को समर्थन के लिए पत्र लिखे, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने खेल मंत्रालय की ग्रांट के लिए आवेदन किया, कुछ नहीं मिला। उसने भारतीय खेल प्राधिकरण से संपर्क किया, पर जवाब नहीं मिला। इसलिए कल्पना कंपनियों के पास गई। उसने कॉरपोरेट डोनेशन से फंडिंग जुटाई और सभी से भरोसा करने की अपील की। जब सरकार ने साथ नहीं दिया, उसके अपने ही शब्दों में उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर और अस्थिर थी। वह एक पहाड़ के लिए अपना भविष्य गिरवी रख रही थी। अगर वह तीसरी बार असफल होती तो उसके पास न स्पॉन्सर बचता, न समर्थन, बस कर्ज। फिर भी उसे आगे बढ़ने की एक वजह थी। वह उसे सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से भी आगे बढ़कर प्रेरित कर रही थी। बाद में उसने कहा, मैं पूरी दुनिया को साबित करना चाहती हूं कि रोमांचक अभियानों की चुनौतियों का सामना करने में ओडिया महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। यह उसके राज्य और जेंडर का प्रतिनिधित्व करने की बात थी कि छोटे शहर की मिडिल क्लास महिला भी वहां पहुंच सकती है जहां पहले सिर्फ अमीर लोग थे। उसने ये साबित कर दिखाया। 21 मई 2008 को लगभग 11:30 बजे सुबह नेपाल समय अनुसार कल्पना दास ने दक्षिण पूर्वी रिज मार्ग से माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की और समुद्र तल से 29,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय झंडा फहराया। वह उड़ीसा से ऐसा करने वाली पहली व्यक्ति बनी जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर कदम रखा। 35 साल की उम्र में पर्वतारोहण शुरू करने के 7 साल बाद 3 प्रयास, 2 असफलताएं, 1 जीत, और वो तो बस शुरुआत कर रही थीं। उस शिखर पर पहुंचने से ये साबित हुआ कि वो एवरेस्ट चढ़ सकती हैं और संदेह को नजरअंदाज कर सीमाएं बदलना संभव है। जून 2010 में 44 वर्ष की उम्र में उन्होंने अलास्का की माउंट डेनाली, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का प्रयास किया। डेनाली अपने कठोर मौसम, तकनीकी चढ़ाई और करीब 50% सफलता दर के लिए मशहूर है। उन्होंने ये कर दिखाया। अक्टूबर 2014 में उन्होंने अफ्रीका की किलिमंजारो चोटी पर चढ़ाई की। फिर 2015 उनका निर्णायक साल बन गया। जनवरी में उन्होंने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अकोंकागुआ और जुलाई में रूस के माउंट एल्ब्रस पर चढ़ाई की। 2008 से 2016 के बीच कल्पना ने पृथ्वी की कुछ सबसे ऊंची चोटियों को व्यवस्थित रूप से फतह किया। वो इस उपलब्धि को हासिल करने वाली चुनिंदा भारतीय महिलाओं में शामिल हैं। ये भारतीय इतिहास की प्रभावशाली पर्वतारोहण उपलब्धियों में से एक है। कल्पना के लिए ये कभी भी सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि की बात नहीं थी। हर शिखर विजय एक बयान थी, हर तस्वीर एक संदेश थी। छोटे भारतीय शहरों की महिलाएं भी ये कर सकती हैं। ओडिया संस्कृति को पहचान मिलनी चाहिए। देर से शुरू करने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा नहीं कर सकते। 2017 में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने उनकी विरासत को किसी भी शिखर विजय से भी अधिक परिभाषित किया। उन्होंने अपनी 2008 की एवरेस्ट यात्रा का सारा पर्वतारोहण उपकरण उड़ीसा राज्य संग्रहालय को दान कर दिया। उनका क्लाइंबिंग सूट, ऑक्सीजन मास्क, बूट्स, आइस एक्स, जो भी उन्हें दुनिया की चोटी तक ले गया था। क्यों? उनके अनुसार लड़कियों और महिलाओं को प्रेरित किया जाए कि वे जो भी ठान लें उसे हासिल कर सकती हैं। 2019 तक उन्होंने दुनिया की कई सबसे कठिन चोटियों पर चढ़ाई कर ली थी। उस साल 52 साल की उम्र में कल्पना ने ऐलान किया
कि वो कुछ ऐतिहासिक करने एवरेस्ट लौटेंगी। आप सोच रहे होंगे, वापस क्यों? 2008 में एवरेस्ट फतह कर चुकी कल्पना को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं थी। फिर भी वो शोहरत के लिए नहीं, बल्कि एक संदेश के साथ वापस जा रही थीं। इस अभियान का नाम था 3 विमेन एक्सपीडिशन। पहली बार भारत, नेपाल और चीन की महिलाएं एकजुट टीम के रूप में एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास कर रही थीं। कल्पना भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। खाची माया तामांग, नेपाल की पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी फतह की थी, और यूएन विमेन की सद्भावना दूत नेपाल का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। लियामुमा चीन से इस तिकड़ी को पूरा कर रही थीं। इस अभियान का आयोजन गिनीज रिकॉर्ड धारक पेम्बा दोरजे शेरपा ने किया था, जो 18 बार एवरेस्ट फतह कर चुके हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने इसे ऐतिहासिक बताया। यह विजिट नेपाल 2020 को बढ़ावा और साहसिक खेलों में महिलाओं की क्षमताएं दिखाने के लिए आयोजित हुआ। ये महिलाओं के सशक्तिकरण, क्षेत्रीय सहयोग और बाधाओं को तोड़ने का एक संदेश था। लेकिन इसमें कुछ और भी था, कुछ व्यक्तिगत। मदर्स डे के दिन 12 मई 2019 को कल्पना ने 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित एवरेस्ट बेस कैंप से सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट की। उस फोटो में उनकी मां शीला बलदाश थीं, वही महिला जिन्होंने उन्हें उस छोटे से शहर में पाला था, जिन्होंने तब भी उनका साथ दिया जब सरकार ने नहीं दिया, जिन्होंने अपनी बेटी को 18 साल तक एक असंभव सपना पूरा करने के लिए संघर्ष करते देखा। और कल्पना ने अपनी मां की तस्वीर के साथ ओडिया में एक संदेश लिखा, बू आशीषी एवरेस्ट, मां मैं एवरेस्ट से आ रही हूं। यह एक बेटी का अपनी मां से किया गया वादा था, और ये वही वाक्य बन गया जिसने इस कहानी को जानने वाले हर व्यक्ति को झकझोर दिया। क्योंकि कल्पना दास सच में एवरेस्ट से लौटी थीं। उन्होंने अपनी मां से किया वादा निभाया। बस वो वैसे घर नहीं लौटी जैसा उन्होंने सोचा था। 20 मई 2019, एवरेस्ट बेस कैंप। कल्पना बाहर खड़ी होकर पर्वत को देख रही हैं। उनके पास अनुभवी गाइड्स और शेरपा भी घबराकर देख रहे हैं, क्योंकि 2019 की उस वसंत ऋतु में पर्वत पर कुछ गड़बड़ थी। वर्षों से एवरेस्ट चढ़ रहे लोग इसे महसूस कर सकते थे। मई की शुरुआत में साइक्लोन फानी आया। तूफान ने कैंप 2 में लगभग 100 टेंट तबाह कर दिए, उपकरणों को 2 फीट बर्फ के नीचे दबा दिया और पूरे सीजन की अनुकूलन अनुसूची को बिगाड़ दिया। जो टीमें अलग अलग कैंपों के बीच आगे बढ़ रही होनी चाहिए थीं, वे बेस कैंप पर फंसी रहीं और मौसम साफ होने का इंतजार करती रहीं। उस सीजन नेपाल ने 381 पर्वतारोहण परमिट जारी किए, जो रिकॉर्ड है। शेरपा और सहायक स्टाफ सहित 750 से 900 लोग अच्छे मौसम की छोटी खिड़की में एवरेस्ट चढ़ाई की कोशिश कर रहे थे, जो पर्वत के इतिहास में सबसे ज्यादा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मौसम की खिड़की ही समस्या थी। आमतौर पर एवरेस्ट मई के महीने में कई हफ्तों में फैले हुए 7 से 11 शिखर पर चढ़ाई के लिए साफ मौसम वाले दिन देता है। टीमें अपने प्रयास अलग समय पर करती हैं, कुछ जल्दी, कुछ देर से जाते हैं, जिससे भीड़ बढ़ जाती है। 2019 में साइक्लोन फानी के बाद पर्वतारोहियों को सिर्फ 3 से 5 दिन ही मिले, बस इतना ही। इसका मतलब था कि बेस कैंप पर हफ्तों से इंतजार कर रहे हर एक अभियान एक ही समय पर शिखर की ओर जा रहा था। अगर आप पहाड़ नहीं चढ़ते तो ये बड़ी बात नहीं लगेगी, आखिर एवरेस्ट बहुत विशाल है। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है, एवरेस्ट चढ़ाई का रास्ता अधिकतर एक ही कतार में चलने लायक पगडंडी है, और हिलरी स्टेप जैसे हिस्सों में एक बार में एक ही व्यक्ति जा सकता है। इसमें जल्दीबाजी संभव नहीं है। आप रस्सी में खुद को क्लिप कर सावधानी से चढ़ते हैं, और आगे 200 लोग हों तो बारी का इंतजार करते हैं। अनुभवी गाइड जानते थे कि सैकड़ों पर्वतारोहियों का एक साथ शिखर पर चढ़ने का प्रयास करना क्या मतलब रखता है। भारी देरी, 27,000 फीट और उससे ऊपर ट्रैफिक जाम। पर्वतारोही खड़े रहकर भी ऑक्सीजन खत्म कर रहे हैं। लोग डेड जोन में 12 से 18 घंटे बिता रहे हैं, जबकि उन्हें वहां सिर्फ 10 घंटे रहना चाहिए। इसका मतलब है वे सुरक्षित सीमा से ज्यादा समय रह रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और लोग मरेंगे। कल्पना पहले भी एवरेस्ट फतह कर चुकी थीं और 2008 में उन्हें इसकी अच्छी जानकारी थी। 11 सालों में उन्होंने हर महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर विजय पाई। उन्होंने कई पहाड़ों पर बिना ऑक्सीजन चढ़ाई की थी। 52 साल की उम्र में वो भारत की सबसे सफल महिला पर्वतारोहियों में से एक थीं, और यहां अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं आई थीं। वो यहां महिलाओं के सशक्तिकरण और क्षेत्रीय सहयोग पर संदेश देने आई थीं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने इसे ऐतिहासिक बताया और मीडिया भी नजर रखे था।
उसी हफ्ते एक और पर्वतारोही अंजलि कुलकर्णी लगभग समान परिस्थितियों में अपनी जान गंवा देंगी। अलग रास्ता, अलग फैसले, वही पहाड़, वही भीड़, वही अदृश्य उल्टी गिनती। तो भीड़ के बावजूद, मौसम की सीमित अवधि के बावजूद, उन सभी चीजों के बावजूद जिनके बारे में अनुभवी गाइड्स चुपचाप चिंतित थे, 22 मई 2019 को लगभग रात 9 बजे कल्पना और उनकी टीम के साथी कैंप 4 से अपनी अंतिम चोटी चढ़ाई के लिए निकल पड़े। उनके ऊपर पहाड़ अंधेरे में गायब हो जाता है। कहीं ऊपर 3000 फीट ऊंचाई पर चोटी है। वे हेडलैम्प्स ऑन कर फिक्स्ड रस्सियों में क्लिप करते हैं और चढ़ाई शुरू करते हैं। उनकी योजना सरल है, रात भर चढ़कर सूर्योदय पर चोटी पहुंचें और दिन में उतरें। आमतौर पर शिखर तक जाकर लौटने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। यही वो समय है जिसे शरीर डेथ जोन में संभाल सकता है। लेकिन शुरुआत से ही समस्या थी। कल्पना उतनी तेज नहीं चल रही थी। शुरुआत में रफ्तार बस थोड़ी धीमी थी। हर कदम में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा था। हर सांस पहले से ज्यादा मेहनत भरी सुनाई दे रही थी। गेल्गू शेरपा और पेम्बा चिरी शेरपा ने तुरंत महसूस किया कि पर्वतारोही की रफ्तार शिखर तक 10 घंटे में पहुंचने जैसी नहीं थी। लेकिन वे चढ़ाई करते रहे, क्योंकि कभी कभी पर्वतारोही धीरे शुरू करते हैं और फिर अपनी लय पकड़ लेते हैं। कभी कभी आपका शरीर 1-2 घंटे बाद खुद को ढाल लेता है। वे अंधेरे में ऊपर बढ़ते रहे। उम्मीद थी कि कल्पना एक टिकाऊ रफ्तार पकड़ लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात के 2:30 बजे तक करीब 27,500 फीट की ऊंचाई पर बालकनी नामक जगह पर कल्पना रुककर चट्टान का सहारा लेती हैं। उनका सांस लेना आराम के समय भी भारी होता है। बालकनी आमतौर पर कैंप 4 छोड़ने के 4-5 घंटे बाद पहुंचती है। तब तक कल्पना करीब 5 घंटे 30 मिनट से चढ़ रही थीं। उससे आगे काची और लियामू लगातार उसी जरूरी गति से ऊपर बढ़ रहे हैं ताकि शिखर तक पहुंचकर सुरक्षित लौट सकें। नीचे रस्सी पर गेल्बू शेरपा बढ़ती चिंता के साथ कल्पना को देख रहे हैं। वह उसकी भारी सांसें, धीमी चाल और पहाड़ का सहारा लेकर खड़े रहने की उसकी कोशिश देखता है। उसने ये हाल पहले भी पर्वतारोहियों में देखा है और जानता है इसका अर्थ। वो उसके पास ऊपर जाता है। वो दीदी कहकर, जो बड़ी बहन के लिए सम्मानजनक हिंदी शब्द है, कहता है, हमें लौट जाना चाहिए, आप ठीक नहीं चल रही। पर कल्पना सिर हिलाकर बस सांसें ठीक कर रही हैं। मां कहती है कि वह 1 मिनट में ठीक हो जाएंगी। गेल्बू कहते हैं, तुम्हारी गति बहुत धीमी है, इस रफ्तार से शिखर तक देर से पहुंचोगी, हमें नीचे जाना चाहिए। लेकिन वह हाथ से मना कर देती हैं। गेल्बू फिर से गंभीरता से कोशिश करते हैं। आपका शरीर रुकने को कह रहा है। अगर अभी लौटें तो कैंप 4 सुरक्षित पहुंच सकते हैं। हमारे पास समय है। लेकिन कल्पना फिर से आगे बढ़ रही हैं। अपने ऊपर की रस्सी को पकड़ रही हैं। चढ़ाई जारी रखने की तैयारी कर रही हैं। अगले 1 घंटे में जब कल्पना धीरे धीरे बालकनी से ऊपर चढ़ती हैं, गेल्बू और पेम्बा चिरी उन्हें नीचे उतरने को कहते हैं और उनकी गति की ओर कई बार इशारा करते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि उन्हें अभी और कितना आगे जाना है। वे समझाते हैं कि इतनी धीमी गति से वह सुरक्षित रूप से शिखर तक पहुंचकर वापस नहीं आ पाएंगी। और हर बार कल्पना मना कर देती हैं। क्या आप सोच सकते हैं उस पल उनकी स्थिति में होना कैसा होगा? 52 साल की उम्र, जब अधिकतर पर्वतारोही रिटायर होते हैं। आपने 18 साल इन पहाड़ों में खुद को साबित किया है। आप यहां सिर्फ अपने लिए नहीं, एक संदेश के लिए हैं। मीडिया और देश देख रहे हैं। यह सिर्फ एक चढ़ाई नहीं, एक बयान है। अब आपके शेरपा आपको हार मानने के लिए कह रहे हैं, वापस लौटने के लिए, नीचे उतरने के लिए, ये मान लेने के लिए कि आप नाकाम रहीं। आपके साथी शिखर पर पहुंच चुके हैं। वे पहले ही सुरक्षित नीचे उतर रहे हैं। अगर आप लौटते हैं तो अभियान अधूरा और संदेश कमजोर रह जाएगा। तस्वीरों में 2 महिलाएं दिखेंगी, 3 नहीं। इतनी सारी योजना, मीडिया की सुर्खियां, 3 देशों का ऐतिहासिक सहयोग, और आप ही असफल रहेंगे। और इससे भी गहरी बात यह है कि आपने पहले भी एवरेस्ट फतह किया है। आपको मालूम है कि इसके लिए क्या चाहिए। आप अनुभवहीन पर्वतारोही नहीं हैं। आपके मन में आवाज है। आप कल्पना दास हैं। आपने पहले भी किया है। आज बस आपकी रफ्तार थोड़ी धीमी है। आप इससे पार पा सकते हैं। आप हमेशा ऐसा करते आए हैं। ये अहंकार नहीं है। ये आत्मविश्वास 18 सालों तक हार न मानने, सबको गलत साबित करने और असंभव माने गए लक्ष्यों को पाने से आया है। एक छोटे शहर की महिला के लिए जिसने 35 की उम्र में बिना पैसे शुरुआत की थी। इसलिए कल्पना खुद फैसला लेती हैं। वो अपने शेरपा की चेतावनियों को नहीं सुनती।
वो घंटों तक दर्दनाक कदम दर कदम चढ़ाई करती रहती हैं, उस शिखर की ओर बढ़ती हैं जो बस सामने है। बस कुछ घंटे और। कल्पना नहीं जानती कि इस फैसले से उनकी जान चली गई, लेकिन हम बाद में बताएंगे। सुबह 9 बजे काची और लियामू शिखर पर पहुंचते हैं। वे कैंप 4 से लगभग 12 घंटे से चढ़ रहे हैं, बिल्कुल समय पर। वे तस्वीरें लेते, विजिट नेपाल 2020 का झंडा फहराते हैं और तुरंत एवरेस्ट से उतरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह रुकते नहीं, नीचे उतरते हैं। लेकिन कल्पना अब भी ऊपर चढ़ रही हैं। वो चोटी से सैकड़ों फीट नीचे हैं और जितनी रफ्तार चाहिए उसके लगभग आधे वेग से बढ़ रही हैं, घंटों तक एक एक दर्दनाक कदम के साथ। उनकी ऑक्सीजन की बोतलें, जो 10 से 12 घंटे की चोटी चढ़ाई के लिए गिनी गई थीं, अब खतरनाक रूप से कम हो रही हैं। लेकिन वो बहुत करीब हैं, चोटी बस सामने है। सुबह 11 बजे तक वो 14 घंटे से चढ़ रही थीं। दूसरे पर्वतारोही नीचे उतरते हुए उसे पार कर रहे हैं, लेकिन कल्पना अभी भी ऊपर बढ़ रही हैं। शेरपा गेलबू अभी भी उनके साथ हैं और तेज चलने के लिए कह रहे हैं। समय की चिंता है, लेकिन क्या करें, उसे जबरन नीचे उतारना या उठाकर नीचे ले जाना असंभव है। लगभग दोपहर 12:55 बजे 23 मई 2019 को कल्पना दास ने अपने जीवन में दूसरी बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने में सफलता पाई। तब तक वो कैंप 4 से करीब 16 घंटे चढ़ाई कर चुकी थीं, जो सामान्य से 4-6 घंटे ज्यादा था। फिर भी वो पहुंच गईं और जीत की खुशी में हाथ उठाए। विजिट नेपाल 2020 का झंडा फहराया गया, तस्वीरें ली गईं। एक पल के लिए कल्पना दास ने शायद खुद को दुनिया के शिखर पर महसूस किया, जैसे सारी मेहनत, जिद और तकलीफें इसी के लिए थीं, क्योंकि वो यहां हैं। उन्होंने शिखर पर पहुंचकर 3 विमेन एक्सपेडिशन पूरा किया और मां से किया वादा निभाया। लेकिन कोई जश्न या शेरपा गाइडों के विजय जयकारे नहीं है। इसकी यही वजह है। डेथ जोन में सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के साथ अधिकतम जीवित रहने का समय लगभग 16 से 20 घंटे है। यह कोई सलाह नहीं है, यही वो सीमा है जहां इंसानी शरीर जीवित रहने से मरने की तरफ बढ़ने लगता है। कल्पना 16 घंटे से 26,000 फीट से ऊपर हैं। वो अभी ऊपरी सीमा पर हैं, शिखर पर खड़ी हैं और उन्होंने अभी उतरना भी शुरू नहीं किया है। शिखर से कैंप 4 तक उतरने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं। अगर वो उसी रफ्तार से नीचे उतर रही हैं जिस रफ्तार से ऊपर चढ़ी थीं, तो इसमें 6 या 7 घंटे लग सकते हैं, शायद उससे भी ज्यादा। इसका मतलब है कि वो सुरक्षित जगह पहुंचने तक डेथ जोन में 22 से 23 घंटे रह चुकी होंगी, जो सामान्यतः सुरक्षित माने जाने वाले समय से 3 से 7 घंटे ज्यादा है। और ऑक्सीजन की बात करें तो टैंक लगभग खाली हैं। वो 16 घंटे से चढ़ाई कर रही है। ये सिलेंडर हमेशा के लिए नहीं चलते। हर टैंक में सामान्य फ्लो रेट पर करीब 4 घंटे की ऑक्सीजन होती है। वो चौथे सिलेंडर पर है, शायद यही आखिरी है। कल्पना खुद को ऐसी स्थिति में डाल चुकी थी जहां बचना लगभग असंभव था, लेकिन उसे इसका पता नहीं था। करीब 1 बजे दोपहर में जब कल्पना शिखर से नीचे उतरना शुरू करती है, तो पहले कुछ कदम ही गलत महसूस होते हैं। उसका दायां पैर धीरे धीरे प्रतिक्रिया देता है, जैसे दिमाग से आदेश पैर तक पहुंचने में देर हो रही हो। वह फिर एक कदम बढ़ाती है, वही होता है। शिखर पर उसकी सांसें पहले ही भारी थीं, अब और बिगड़ गई हैं। हर सांस अधूरी लगती है। वो ऑक्सीजन मास्क से पूरी ताकत से सांस ले रही है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे गीले तौलिए से सांस ले रही हो। फिर दर्द शुरू होता है। दोनों पैरों में तेज और गहरा दर्द है। ये मांसपेशियों का नहीं, कुछ और है। गेलबू और पेम्बाचेरी उसे संघर्ष करते देखते हैं। वे उसके दोनों तरफ आकर कंधों के नीचे हाथ रखते हैं। अब वे रास्ता नहीं दिखा रहे, उसे संभाल रही हैं। दीदी, धीरे धीरे चलिए, हम आपको नीचे ले जाएंगे। वे वायदे के मुताबिक धीरे धीरे उतरते हैं। हर कदम पर शेरपा उसका ज्यादातर वजन संभालते हैं। 29,000 फीट की ऊंचाई पर चलना सेहतमंद होने पर भी मुश्किल है। किसी को सच में उठाते वक्त हर कदम जंग जैसा लगता है। वे 200 या 300 फीट नीचे जाते हैं। कल्पना के पैर बार बार जवाब दे जाते हैं। शेरपा उसे पकड़कर उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोपहर 2 बजे तक वे करीब 600 फीट नीचे उतर चुके थे। वे लगभग 28,400 फीट की ऊंचाई पर डेथ जोन में हैं और कैंप 4 से कई घंटे दूर। कल्पना की हालत और बिगड़ रही है। उसकी सांसें और मुश्किल हो रही हैं। उसकी सांसें तेज और बेतरतीब हैं, जैसे वह डूब रही हों। अब उसके पैर नहीं चल रहे हैं। शेरपा उसे उठा घसीटकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
इस ऊंचाई पर किसी को उठाते समय तेज का मतलब है 1 घंटे में सिर्फ 100 फीट। गेलबू गॉगल्स के पीछे से कल्पना का चेहरा देखता है। उसकी आंखें धुंधली हैं, त्वचा ग्रे हो रही है। उसने ये पहले भी देखा है, जानता है समय कम है। वे नीचे जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक वे 27,500 फीट की ऊंचाई पर बालकनी तक पहुंचते हैं और ठीक उसी चट्टान पर रुकते हैं जहां 14 घंटे पहले चढ़ाई के दौरान गेलबू ने कल्पना से वापस लौटने की गुजारिश की थी। वे कल्पना को प्लेटफॉर्म पर लिटाते हैं। वह चट्टान के पास गिर जाती है। उसकी छाती सांसों से ऊपर नीचे होती है। शेरपा गेलबू घुटनों के बल आकर ऑक्सीजन मास्क चेक करता है। गेज खाली होता है। संभवतः बोतल शिखर और यह के बीच ही खत्म हो गई थी। वह बैग से अतिरिक्त ऑक्सीजन बोतल निकालता है। उसके हाथ ठंड से नहीं, किसी और वजह से कांप रहे हैं। वो खाली बोतल हटाकर नहीं लगाता है। फ्लो रेट समायोजित करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। कल्पना की सांसें धीमी हो रही हैं। बेचैन हाफना अब और हल्का, कमजोर हो रहा था। पेम्बा चिरी उसकी दूसरी ओर चला जाता है और उसका नाम पुकारता है। दीदी, हमारे साथ रहो, हम लगभग पहुंच गए हैं। पर वे वहां पहुंचने के करीब ही नहीं हैं। कैंप 4 अभी भी उनसे 1500 फीट नीचे है, अभी भी कई घंटे दूर है और कल्पना का शरीर अब पूरी तरह थक चुका है। उसकी सांसें अनियमित हो जाती हैं। एक हाफ, फिर रुकना, फिर एक और हाफ और लंबा रुकना, और फिर उसकी छाती हिलना बंद कर देती है। गेलबू उसे झकझोरता है। कोई प्रतिक्रिया नहीं। वे एक दूसरे को देखते हैं और जानते हैं इसका क्या अर्थ है। उन्होंने ये पहले भी पर्वतारोहियों के साथ देखा है। 27,500 फीट की ऊंचाई पर सांस रुक जाए तो वापसी संभव नहीं। वो अब नहीं रही। ये महिला जिसने अकेले मंदिर की सीढ़ियों पर ट्रेनिंग की क्योंकि वो पेशेवर सुविधाओं का खर्च नहीं उठा सकती थी, जिसने तब भी हार मानने से इनकार कर दिया जब उसका शरीर उसे वापस लौटने के लिए चीख रहा था, अब नहीं रही। अब दोनों शेरपा ऐसे फैसले का सामना कर रहे हैं जिसे किसी को लेने पर मजबूर नहीं होना चाहिए। 27,500 फीट की ऊंचाई पर बचाव असंभव है क्योंकि हेलीकॉप्टर वहां उड़ नहीं सकते। पतली हवा में लिफ्ट नहीं बनती। डेथ जोन से एक शव को नीचे लाना 8 शायद 10 घंटे की बेहद कठिन मेहनत होगी। ऐसी मेहनत जो उन्हें भी मार सकती है। वे उसके साथ रहकर मर सकते थे या उसे छोड़कर अपनी जान बचा सकते थे। वे जीने का फैसला करते हैं क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनके परिवारों को उन्हें भी दफनाना पड़ता। गेलबू अपने बैग से रस्सी निकालता है और उसके शरीर को एक चट्टान से बांध देता है ताकि बाद में होने वाले रिकवरी ऑपरेशन के दौरान वो गिर न जाए। फिर वे कल्पना डैश से मुड़कर कैंप 4 की ओर उतरने लगते हैं। 5 दिन बाद 28 मई 2019 को शेरपाओं की एक टीम ने एक खतरनाक रिकवरी ऑपरेशन में उसके शरीर को सफलतापूर्वक वापस लाया। उन्होंने अवशेषों को धीरे धीरे पहाड़ से बेस कैंप तक पहुंचाया। फिर शव को लुकला ले जाया गया और औपचारिकताओं के लिए काठमांडू एयरलिफ्ट किया गया। 2 जून 2019 को कल्पना का शरीर भुवनेश्वर, उड़ीसा के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। उनके भाई प्रदीप, जो अवशेष लेने काठमांडू गए थे, उन्हें घर लाए। कलिंगा स्टेडियम में उनका शव करीब 1 घंटे रखा गया, जहां सैकड़ों लोग अंतिम श्रद्धांजलि देने आए। 2017 में उड़ीसा राज्य संग्रहालय को दान किए पर्वतारोहण उपकरण श्रद्धांजलि स्वरूप प्रदर्शित किए गए। कल्पना की बालकनी में बिताए आखिरी पल सोचकर मैं सोचता हूं, तब उनके मन में क्या था? क्या उन्हें तब एहसास हुआ? क्या तब उन्हें समझ आया कि 18 घंटे पहले शेरपा सही थे? क्या उन्होंने मां की तस्वीर और अपना वादा याद किया? बुआ सिशी, एवरेस्ट। मां, मैं एवरेस्ट से आ रही हूं। वो एवरेस्ट से आईं और अपना वादा निभाया। वो उस तरह घर नहीं लौटी जैसा उन्होंने सोचा था। और यही इस कहानी का सबसे क्रूर हिस्सा है, क्योंकि कल्पना ने कुछ असाधारण किया था। वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली उड़ीसा की पहली व्यक्ति बनी। वो 2019 में सही कारणों के लिए एवरेस्ट लौटी थीं। महिलाओं को प्रेरित और शांति बढ़ाने के लिए, यह दिखाना कि देर से शुरुआत या संसाधनों की कमी भी बड़ी उपलब्धि में बाधा नहीं है। उसने शिखर पर चढ़ाई कर झंडा फहराया, फोटो ली, लेकिन इसी सफलता ने उसकी जान ले ली। शिखर तक पहुंचने की सनक बहुत ताकतवर होता है। जब आप सब कुछ कुर्बान कर देते हैं तो सफलता की चाह बेहद प्रबल होती है। 26,000 फीट से ऊपर दिमाग समझ नहीं पाता कि यही चाह अब जानलेवा हो गई है। पहाड़ को न वादों, न दृढ़ता, न पुराने सपनों से फर्क पड़ता है। उसे सिर्फ समय से मतलब है।
और कल्पना, जिन्होंने लगभग सबसे ज्यादा मेहनत की थी, जो उन बाधाओं को पार कर गईं जिनका सामना ज्यादातर पर्वतारोही कभी नहीं करते। अपनी चढ़ाई के लगभग 18वें घंटे के आसपास उनका समय खत्म हो गया। 24 मई 1998 सुबह 7:50 बजे, माउंट एवरेस्ट। समुद्र तल से 28,000 फीट ऊपर वो हिल नहीं सकती। उसके पैर मुड़ जाते हैं, उसके हाथ अकड़ गए हैं, उसकी आंखें पूरी तरह खुली हैं, जो कहीं नहीं देख रही हैं, और वो बार बार बस यही फुसफुसा रही है, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं एक अमेरिकी हूं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? चढ़ाई करने वाले वहीं पर हैं। वह उन्हें देख और सुन सकती है। वे उसकी तरफ देख रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और फिर वे वहां से चले जा रहे हैं। वो उन्हें जाते देखती है। इस दिल तोड़ने वाले पल से कुछ दिन पहले एक शब्द ने उसकी नियति तय कर दी थी। ये पर्वतारोही पहले ही मर चुकी है और उसे पता है। फ्रांसिस आर्सेंटिएव और उनके पति सर्गेई ने 1998 में एवरेस्ट पर चढ़ने से कुछ महीने पहले ही एक फैसला लिया था। वे दोनों बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के पर्वत चढ़ेंगे, बराबरी के सच्चे साथियों की तरह। फ्रांसिस एवरेस्ट पर बिना बोतलबंद ऑक्सीजन चढ़ने वाली पहली अमेरिकी महिला होंगी। सर्गेई उनका मार्गदर्शन करेंगे। यही सपना था। कागज पर यह एक मजबूत योजना थी। सर्गेई आर्सेंटिएव, जो उनके पति थे, 20वीं सदी के सबसे बेहतरीन सोवियत पर्वतारोहियों में से एक थे। पर्वतारोही बनने से पहले वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और रूसी खुफिया एजेंसी के लिए सैटेलाइट स्थिरीकरण सिस्टम डिजाइन करते थे। ये वाकई रॉकेट वैज्ञानिक थे जो पर्वतारोही बने। उनकी उपलब्धियां सब कुछ बयां करती थीं। वह उन गिने चुने जीवित पर्वतारोहियों में थे जिन्हें स्नो लेपर्ड का खिताब मिला, जो 5 सोवियत 25,000 फुट ऊंचे शिखरों पर चढ़ने वालों को मिलता है। उन्होंने 1991 में ऑक्सीजन के बिना अल्पाइन शैली में अन्नपूर्णा की उत्तरी दीवार पर चढ़ाई की थी। उन्होंने 1990 में एक संयुक्त अमेरिकी चीनी रूसी शांति अभियान के दौरान भी एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई की थी। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। फ्रांसिस खुद सक्षम थीं। वह उन कुछ महिलाओं में थीं जिन्होंने माउंट डेनाली, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, को सफलतापूर्वक फतह किया। वो एल्ब्रुस से स्की करने वाली पहली अमेरिकी महिला थीं। यह ध्यान देने वाली बात है, उन्होंने सोवियत युग के पामीर पहाड़ों पर 24,600 फीट तक चढ़ाई की थी, लेकिन 26,000 फीट ऊंचे पर्वत की चोटी तक कभी नहीं पहुंच पाईं। एवरेस्ट 26,000 फीट से ऊपर उनका पहला प्रयास होने वाला था, यानी 2,000 फीट से भी ज्यादा का अंतर। यह सिर्फ एक अंतर नहीं है, यह तो पूरी तरह से शरीर की कार्यप्रणाली का अलग संसार है। लेकिन उन्होंने योजना पर भरोसा किया और 1998 की वसंत ऋतु में फ्रांसिस और सर्गेई एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचे। उनके मन में बस एक ही विचार था, इतिहास रचना। उनका चढ़ाई का रास्ता सीधा था। उन्होंने 5 सदस्यीय रूसी टीम के साथ उत्तर पूर्वी रिज से एवरेस्ट चढ़ने की योजना बनाई थी। उस मौसम में अन्य पर्वतारोहियों की तरह उन्होंने भी तैयारी में पूरा समय लिया, क्योंकि बेस कैंप से तुरंत एवरेस्ट की चोटी नहीं चढ़ी जा सकती। आपका शरीर बंद हो जाएगा और आप मर जाएंगे। इसलिए पर्वतारोही कई हफ्तों तक पहाड़ पर ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, ताकि उनका शरीर धीरे धीरे पतली हवा के अनुकूल हो सके। इसे अनुकूलन, एक्लाइमेटाइजेशन कहते हैं, जिसमें धीरे धीरे पहाड़ चढ़ना और कैंप स्थलों पर रुककर शरीर को कम ऑक्सीजन में ढलने देना शामिल है। यह धीमा है, जानबूझकर किया गया है, और वह जिंदा बचने का यही एक तरीका है। 19 मई को फ्रांसिस और सर्गेई लगभग 26,000 फीट की ऊंचाई पर कैंप 6 पर पहुंचे। अब वे डेथ जोन में थे, जहां हवा में इतनी ऑक्सीजन नहीं होती कि इंसान ज्यादा देर जिंदा रह सके। शरीर मरने लगता है। यह बिताया गया हर घंटा आपकी मांसपेशियों को तोड़ता है, आपके अंगों को जूझने पर मजबूर करता है और आपके दिमाग को धीरे धीरे ऑक्सीजन से वंचित करता है। हर चीज योजना के मुताबिक थी। कैंप 6 से वे शिखर तक अपनी अंतिम चढ़ाई करेंगे। उनका पहला शिखर प्रयास अगले ही दिन 20 मई को हुआ और यहीं से चीजें गलत होने लगीं। योजना थी कि वे कैंप 6 से रात 1 बजे निकलेंगे। अंधेरे में रास्ता दिखाने को हेडलैम्प्स इस्तेमाल किए। आधी रात शुरू करने का मतलब है कि आप दोपहर में शिखर पर पहुंचेंगे, जब सबसे ज्यादा गर्मी होती है, और सुरक्षित लौटने के लिए दिन का उजाला मिलेगा।
एवरेस्ट पर समय का सही होना सबसे जरूरी है। लेकिन जब फ्रांसिस और सरगेई रात 1 बजे चढ़ाई के लिए उठे, उनकी हेडलैम्प की बैटरियां खत्म हो गई थीं। 26,900 फीट की बेहद ठंड ने उनकी बैटरियां बैठा दी थीं। हेडलैम्प्स के बिना वे अंधेरे में एवरेस्ट के रास्तों पर सुरक्षित नहीं बढ़ सकते थे। इसलिए उन्हें सुबह 6:30 बजे तक सूरज निकलने का इंतजार करना पड़ा। जब तक वे आखिरकार चढ़ाई शुरू कर पाएं, तब तक वे पहले ही 5.5 घंटे गवा चुके थे। वे बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के योजना से भी धीमे चल रहे थे, और जब वे लगभग 27,900 फीट की ऊंचाई पर फर्स्ट स्टेप नामक एक तकनीकी चट्टान वाले हिस्से पर पहुंचे, तो उन्हें एहसास हुआ कि अब हिसाब नहीं बैठ रहा था। दिन काफी बीत चुका था। अगर वे चलते तो अंधेरे में उतरना पड़ता। इसलिए वे वापस कैंप 6 पर आ गए। अब वे डेथ जोन में 2 रातें रह चुके हैं। जब सरगेई टेंट्स तक पहुंचे, तो वे बेस कैंप में अपने साथी पर्वतारोही और टीम के सदस्य अनातोली मोशनिकोव के टेंट के पास गए और उन्हें बताया कि क्या हुआ था। अनातोली ने ध्यान से सुना। फिर उन्होंने ऐसा कुछ किया जिससे पता चला कि वे कितने चिंतित थे। उन्होंने सरगेई को अतिरिक्त बैटरी दी और अगली कोशिश में उनके साथ चढ़ने की पेशकश की। लेकिन सरगेई ने कहा, धन्यवाद, लेकिन नहीं, वे ठीक रहेंगे। वे कल फिर से कोशिश करेंगे। 21 मई को उन्होंने दोबारा कोशिश की, लेकिन इस बार उनके शरीर पहले ही बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के एवरेस्ट चढ़ने का असर दिखा रहे थे। वे कैंप 6 से सिर्फ 300 फीट ही जा सके और रुक गए। उनके पैर भारी लग रहे थे। आराम में भी उनकी सांसें भारी थीं। 26,000 फीट से ऊपर 2 रातें बिताने का संयुक्त असर अब उन पर हावी हो रहा था। इसलिए वे फिर से कैंप 6 लौट गए। एक और नाकाम कोशिश। अब वे डेथ जोन में 3 रातें रह चुके हैं। उसी दिन अनातोली, उनके दोस्त, ने सफलतापूर्वक एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली और 21 मई को शाम करीब 6 बजे वे शिखर से वापस कैंप 6 में आ चुके थे। सरगेई ने उन्हें उनकी सफलता पर बधाई दी और उनकी नाकाम कोशिश की शिकायत की। अनातोली ने सरगेई को देखा। उन्हें पता था कि इस आदमी ने पहले भी एवरेस्ट फतह कर चुका है और वहां जीवित रह सकता है, लेकिन वे जानते थे कि डेथ जोन में 3 रातें बिताने से शरीर पर क्या असर होता है। उन्होंने उसी दिन चोटी पर चढ़ाई की थी और जानते थे कि वहां जीवित रहने के लिए कैसी हालत होनी चाहिए। और फ्रांसिस और सरगेई अब उस हालत में नहीं थे। तो उन्होंने सरगेई से कहा, मेरे साथ नीचे चलो, फिर से कोशिश मत करो, तुम यहां बहुत देर से हो, तुम्हारे शरीर टूट रहे हैं। जितना ज्यादा समय तुम यहां रहोगे, उतना ही कमजोर होते जाओगे, मजबूत नहीं। और सरगेई ने फिर मना किया। उसने अनातोली को चिंता के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वे ठीक हैं। वे एक दिन और आराम कर शरीर को ठीक करेंगे, फिर आखिरी बार कोशिश करेंगे। अब इससे पहले कि आप सोचें कि यह पूरी तरह से लापरवाही या घमंड था, समझिए कि सरगेई अपने दिमाग में क्या हिसाब लगा रहा था। उसने पहाड़ों पर ऐसे काम किए थे जो अधिकांश पर्वतारोही नहीं कर सकते। उसकी पत्नी भी सक्षम थी। वे शिखर के करीब पहुंच गए थे, लेकिन समय ने लौटने को मजबूर किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने इस पल में शारीरिक और आर्थिक रूप से अपना सब कुछ लगा दी थी। उन्होंने इस अभियान के लिए घर फिर गिरवी रखा, हफ्तों तक पहाड़ पर ऊपर नीचे आते जाते रहे और शरीर को ठंड व पतली हवा के अनुसार ढाला। फ्रांसिस अपने सपने के बेहद करीब थीं। बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली अमेरिकी महिला बनने वाली थीं। अब क्यों छोड़ें? मनोवैज्ञानिक इसे संक कॉस्ट फॉल्सी कहते हैं, जिसमें जितना अधिक निवेश हो, उससे दूर होना उतना ही कठिन होता है। यहां तक कि जब पीछे हटना ही समझदारी हो, दिमाग कहता है कि अब बहुत आगे आ गए हैं, छोड़ना नहीं चाहिए, हमने बहुत कुछ खोया है। ये बेवकूफी नहीं है, ये बस इंसानी फितरत है। अनातोली नीचे गए, फ्रांसिस और सरगेई वहीं रुके और 8 घंटे बाद 22 मई को रात 2 बजे वे कैंप 6 से अपनी तीसरी और आखिरी कोशिश के लिए निकल पड़े। इस बार चाहे कुछ भी हो, वे पीछे नहीं मुड़े, लेकिन शुरू से ही वे मुश्किल में थे। उनकी रफ्तार खतरनाक रूप से धीमी थी। वे मौत के इलाके में 4 रातें बिता चुके थे। इसका असर उन पर साफ दिख रहा था। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे सीमेंट में से होकर गुजर रहे हों। उनकी टांगों में गहरी थकाऊ जलन थी, जो चाहे जितना भी आराम कर लें, खत्म नहीं हो रही थी।
नीचे बेस कैंप में अनातोली शाबानोव, जो एक अलग अभियान के नेता थे, एक शक्तिशाली 60x टेलीस्कोप से कई पर्वतारोहण टीमों पर नजर रख रहे थे। सुबह 10 बजे जब फ्रांसिस और सर्गेई ने चढ़ाई शुरू किए, करीब 8 घंटे हो चुके थे। शाबानोव ने उन्हें फर्स्ट स्टेप पर लगभग 27,900 फीट की ऊंचाई पर देखा। यहां तक कि 10,000 फीट नीचे से भी टेलीस्कोप के जरिए वह देख सकते थे कि वे कितनी धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे। दोपहर 2 बजे तक देखे जाने के 4 घंटे बाद भी वे सिर्फ दूसरे स्टेप तक ही पहुंच पाए थे, जो 28,250 फीट की ऊंचाई पर था। उन्होंने 4 घंटे में 750 फीट की दूरी तय की थी। ये 200 फीट प्रति घंटे से कम है। उस रफ्तार पर वे मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे। ये समस्या थी, क्योंकि दोपहर 2 बजे का समय एवरेस्ट पर बेहद अहम होता है। सूरज करीब 6 बजे डूबता है। अगर आप दोपहर 2 बजे तक शिखर पर या उसके पास नहीं हैं, आपको अंधेरे में उतरना होगा। और 28,000 फीट की ऊंचाई पर थके हुए अंधेरे में नीचे उतरना मौत का फरमान है। लेकिन फ्रांसिस और सर्गेई अभी भी शिखर से 800 फीट नीचे थे। उन्हें अपनी मौजूदा रफ्तार से उस दूरी को तय करने में अभी कम से कम 4 घंटे और लगेंगे। तो उन्हें एक फैसला लेना था। अब लौटें और बचें या उस सपने की ओर बढ़ें जिसने दोनों को घेर लिया था, जानते हुए कि दोपहर 2 बजे के बाद हर मिनट का मतलब था उतरने के लिए कम रोशनी, गलती की कम गुंजाइश और जिंदा वापस लौटने का कम मौका। उन्होंने चढ़ाई जारी रखी। शाम 5:45 बजे रुस्तम रदगोपोव, जो उसी दिन सफलतापूर्वक शिखर पर पहुंचने वाले एक अन्य अभियान के पर्वतारोही थे, नीचे उतर रहे थे जब उन्होंने फ्रांसिस और सर्गेई को शिखर से लगभग 300 फीट नीचे एक हल्की ढलान पर देखा। रुस्तम थक चुके थे। वो भोर से पहले से चढ़ाई कर रहे थे और अब बस चाहते थे कि शरीर जवाब देने से पहले सुरक्षित जगह पहुंच जाएं। लेकिन जब उन्होंने फ्रांसिस और सर्गेई को देखा, तो जो नजारा उन्होंने देखा उसने उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। फ्रांसिस उनकी रिपोर्ट्स के अनुसार बेहद धीमी गति से चल रहे थे। वो बार-बार बैठ रही थीं और हर कदम पर संघर्ष कर रही थीं। रुस्तम को साफ दिख रहा था कि शिखर चढ़ाई उसकी सारी ताकत ले रही थी। उस समय सूरज पहले ही क्षितिज पर नीचे जा चुका था। तापमान तेजी से गिर रहा था और वे अभी तक शिखर तक भी नहीं पहुंचे थे। अपनी थकान के बावजूद और सुरक्षित नीचे उतरने की अपनी तीव्र इच्छा के बावजूद रुस्तम को लगा कि उसे कुछ करना ही होगा। इसलिए वह मुड़े और कम होती रोशनी में पहाड़ पर 150 फीट ऊपर वापस चले गए, सिर्फ उन्हें मनाने के लिए कि वे भी लौट चलें। उन्होंने उनसे कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। सूरज को देखो, तुम धीरे चल रहे हो। तुम्हें तुरंत लौट आना चाहिए जब तक रास्ता देखने की रोशनी है। पर सर्गेई ने सिर हिलाया और इस शिखर प्रयास में तीसरी बार वही दिल तोड़ने वाला शब्द कहा, जिससे उसकी किस्मत तय हो गई। नहीं, हमारे बारे में चिंता मत करो, हम ठीक रहेंगे, उसने कहा। रदगोपोव ने फिर संघर्ष करती फ्रांसिस की ओर देखा। वो ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वो उन्हें मजबूर नहीं कर सकता था और अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचना था। तो रदगोपोव मुड़ा और अपनी उतराई जारी रखी और फ्रांसिस और सर्गेई चोटी की ओर चढ़ते रहे। जैसे जैसे सूरज नीचे डूबता गया, तापमान गिरता गया और परछाइयां लंबी होती गईं। किसी तरह अगले 30 मिनट में वे डटे रहे और आगे बढ़ते रहे। उन्हें कुछ मिला, एक आखिरी दृढ़ संकल्प और बेताबी का भंडार, जिसने उन्हें उस आखिरी कुछ 100 फीट पार करने की ताकत दी। और लगभग शाम 6:15 बजे तेजी से कम होती रोशनी में बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के 27,000 फीट से ऊपर 5 दिन बिताने के बाद फ्रांसिस और सर्गेई माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे। उन्होंने ये कर दिखाया था। फ्रांसिस आर्सेंटिएव माउंट एवरेस्ट बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के चढ़ने वाली पहली अमेरिकी महिला हैं। ये एक ऐतिहासिक और अद्भुत उपलब्धि थी, जो इतिहास में दर्ज होने लायक है। वहां न जश्न की तस्वीरें थीं, न जीत की खुशी की आवाजें। बस 2 थके हुए लोग दुनिया की चोटी पर खड़े थे, ढलती रोशनी में। वे पहले से ही जानते थे कि वे मुसीबत में हैं, और इसकी वजह यह है, शिखर 29,029 फीट से लेकर कैंप 6, जो 26,900 फीट पर है, तक 2,000 फीट से भी ज्यादा की सीधी उतराई है। अच्छी स्थिति में और ताजगी के साथ
इसमें कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं। लेकिन फ्रांसिस और सर्गेई ना तो हालात अच्छे थे, ना ही उनमें चढ़ाई की ताकत बची थी। वे 16 घंटे से अधिक चढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने मौत के इलाके में 5 रातें बिताईं और सूरज डूबने लगा था। उनके पास पूरी तरह अंधेरा होने से पहले शायद 15 से 20 मिनट का काम लायक धुंधलका बची थी। इसका मतलब था कि उन्हें दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ से कम 4 घंटे तक नीचे उतरना था, घुप अंधेरे में, जमा देने वाली ठंड में और बिना ऑक्सीजन के। सर्गेई जानते थे कि ये मौत को बुलाना था। उन्हें ये पता होना ही था। उन्हें भरोसा था कि उनके पास सुरक्षा जाल है। मैंने जो नहीं बताया था वही है। जब सर्गेई रुस्तम से मिला और उससे कहा चिंता मत करो, तो इसकी वजह यह थी कि उसके पास एक वैकल्पिक योजना थी। शिखर पर चढ़ाई से पहले उन्होंने और फ्रांसिस ने 28,280 फीट की ऊंचाई पर एक आपातकालीन भंडार छुपा दिया था, जो शिखर से लगभग 750 फीट नीचे था। उस भंडार में उन्होंने एक ऑक्सीजन सिलेंडर, एक टेंट और गर्म कपड़े रखे थे। इस विचार के अनुसार यदि वे देर से शिखर पर पहुंचें और अंधेरे में कैंप 6 न पहुंच पाएं, तो वे उस कैश तक जाकर टेंट लगा सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं और रात भर वहीं शरण ले सकते हैं। फिर सुबह दिन की रोशनी और ताजा ऑक्सीजन के साथ वे बाकी के 1,400 फीट नीचे कैंप 6 तक उतर सकते थे। अब ये आदर्श नहीं था। 28,280 फीट की ऊंचाई पर एक रात बिताना भले ही टेंट में हो बहुत कठिन होता, लेकिन ये वहां जीवित रहा जा सकता था। टेंट उन्हें हवा से बचाएगा, ऑक्सीजन उनकी सोच को साफ रखेगा और सुबह वे रास्ता देख पाएंगे। सर्गेई को यह मालूम नहीं था और वह जान भी नहीं सकता था कि रादगोपोव नीचे जाते समय उनके कैश के पास से पहले ही गुजर चुका था। रादगोपोव ने चेक किया तो ऑक्सीजन की बोतल तो थी, पर 28,280 फीट ऊंचाई पर जिस टेंट में रात बिताने की उम्मीद थी वो नहीं मिला। असल में वो टेंट 3,000 फीट नीचे 25,260 फीट की ऊंचाई पर था। वो कभी कैशे पर था ही नहीं। तो सर्गेई को क्यों लगा वो वहां था? यह हमें सावधान रहना है, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं वह पुष्ट चश्मदीद गवाही नहीं, बल्कि पर्वतारोहण विशेषज्ञों द्वारा सबूतों से पुनर्निर्मित जानकारी है। और सबूत एक बहुत ही स्पष्ट कहानी बताते हैं। ये है तथ्य। सर्गेई ने राडगोपोव को बताया कि उनके पास कैश में एक टेंट था। जब राडगोपोव ने कैश चेक किया, वहां कोई टेंट नहीं था। फ्रांसिस और सर्गेई शेरपा की मदद के बिना चढ़ाई कर रहे थे, इसलिए उन्हें सारा सामान खुद ही पहाड़ पर ले जाना था। वो टेंट सामान रखने की जगह पर कोई और नहीं रख सकता था, सिर्फ वही रख सकते थे। इन तथ्यों से यही निष्कर्ष निकलता है कि फ्रांसिस और सर्गेई आपातकालीन टेंट पर्याप्त ऊंचाई तक नहीं ले जा सके। लेकिन क्यों? इस पर 2 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला है शारीरिक थकावट। मृत्यु क्षेत्र में बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन 4 रातें बिताने के बाद उनका शरीर खुद को खाने लगा था। 28,280 फीट की ऊंचाई तक 10 से 15 पाउंड अतिरिक्त टेंट का वजन ले जाना शायद उनके कमजोर होते शरीरों के लिए संभालना संभव नहीं था। हो सकता है कि उन्होंने अपनी पहले की किसी कोशिश में टेंट को और ऊपर ले जाने का इरादा किया हो, लेकिन वे ऐसा कर नहीं पाए। दूसरा सिद्धांत और भी परेशान करने वाला है। बेहद ऊंचाई पर इंसानी दिमाग खास और दर्दशुदा तरीकों से ठीक से काम करना बंद कर देता है। उन तरीकों में से एक है इरादे और हकीकत को आपस में गड़बड़ कर देना। सर्गेई सच में मान सकता था कि टेंट सामान रखने की जगह पर है, क्योंकि उसके ऑक्सीजन की कमी वाले दिमाग ने योजना हम टेंट ऊपर ले जाएंगे को याददाश्त हमने टेंट ऊपर ले गया के साथ गड़बड़ कर दिया था। 28,000 फीट की ऊंचाई पर इस तरह की मानसिक गड़बड़ी कमजोरी नहीं है, ये तो जैविक प्रक्रिया है। हमें नहीं पता इनमें से क्या सच है, शायद हम कभी न जान पाएं, पर जो पता है वो ये है। फ्रांसिस और सर्गेई आत्मविश्वास से उस सुरक्षा जाल की ओर जो था ही नहीं उतर रहे थे। उन्होंने लगभग 28,280 फीट की ऊंचाई पर अपने छुपाए हुए सामान तक पहुंच गए, वो भी रात 7:30 बजे के बाद पूरी तरह अंधेरे में। उन्हें ऑक्सीजन की बोतल मिली, उन्हें लगभग खाली बैकपैक मिला और उन्होंने वही पुष्टि की जो राडगोपोव पहले ही देख चुके थे। वहां कोई टेंट नहीं था, तो उनके पास एक विकल्प था। या तो वे 3,000 फीट नीचे
अंधेरे में टेंट तक पहुंचने की कोशिश करें या सूरज निकलने का इंतजार कर जान बचाने का मौका लें। ऐसी हालत में 3000 फीट नीचे जाना आत्महत्या जैसा था। उन्हें यह पता था, इसलिए वे वहीं रुके और 28,280 फीट की ऊंचाई पर खुले में रात बिताई, बिना किसी आश्रय के, सिर्फ छिपाकर रखे सामान से मिली ऑक्सीजन की बोतल और अपने शरीर पर पहने कपड़ों के साथ। सोचिए, लगभग 28,300 फीट की ऊंचाई पर 10 से 12 घंटे खुले में बैठे रहना, ऐसी ठंड में जिसमें ज्यादातर लोग कुछ ही समय में मर सकते हैं। शरीर धीरे धीरे काम करना बंद करता है, दिल की धड़कन धीमी, सांसें हल्की हो जाती हैं। ऑक्सीजन और गर्मी की कमी से दिमाग ठीक से काम नहीं करता। आपका शरीर इसके लिए बना ही नहीं है कि वो ऐसी स्थिति में जिंदा रह सके। लेकिन किसी तरह सारी मुश्किलों के बावजूद फ्रांसिस और सर्गेई दोनों सुबह तक जिंदा रहे। 23 मई को सूरज निकलने पर उन्होंने नीचे उतरने की कोशिश की। यहीं से चीजें सच में जटिल हो जाती हैं। उस सुबह के किसी समय फ्रांसिस और सर्गेई अलग हो गए। हमें नहीं पता क्यों। जो हमें पता है वो ये है कि सुबह 9:35 बजे 23 मई को उज़्बेकिस्तान की एक अभियान टीम के 5 पर्वतारोहियों ने, जो शिखर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, 27,700 फीट की ऊंचाई पर सर्गेई को नीचे उतरते हुए देखा। उसके पहले शब्द थे, मेरी पत्नी कहाँ है? क्या वह नीचे नहीं आई? उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे नहीं देखा और बिना कुछ कहे सर्गेई 26,900 फीट पर स्थित कैंप 6 की ओर उतरते रहे। उन्हें अभी तक नहीं पता था कि वो कहाँ है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वो जिंदा है या मर चुकी है। उन्हें बस पता था कि वो उससे नीचे नहीं थी। 1 घंटे बाद सुबह 10:40 बजे उज़्बेकिस्तान अभियान लगभग 27,900 फीट की ऊंचाई पर फर्स्ट स्टेप पर पहुंचा और वहां उन्हें कुछ अजीब मिला। उन्होंने देखा, एक महिला अकेले चट्टान के सहारे थी। उसकी जैकेट खुली हुई थी और उसने क्लाइंबिंग हार्नेस नहीं पहना था, जो कि 27,900 फीट की ऊंचाई पर बहुत ही अजीब बात थी। वो फ्रांसिस आर्सेंटेज थीं। जैसे ही वे पास गए, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो वे कभी नहीं भूल पाए। फ्रांसिस की आंखें खुली थीं, पर वे किसी भी चीज पर टिक नहीं रही थीं। उसकी पुतलियां फैली थीं, बड़ी काली गोलाइयां जो रोशनी पर प्रतिक्रिया नहीं दे रही थीं। ये गंभीर मस्तिष्क चोट का संकेत है। 28,280 फीट की ऊंचाई पर रात भर खुले में रहने के बाद उसकी उंगलियां पूरी तरह से जम चुकी थीं। उसके हाथों के ऊतक क्रिस्टलीकृत हो गए थे। उसके पैर भी वैसे ही थे। उज़्बेक अभियान रिपोर्ट में उन्हें खराब हालत में बताया गया है। यह विनम्रता से कहने का तरीका है कि वे खत्म हो गए थे। वो चल नहीं सकती थी, वो खड़ी भी नहीं हो सकती थी, वो उन पर वजन नहीं डाल सकती थी। पर्वतारोहियों ने उसे ऑक्सीजन मास्क पहनाने की कोशिश की, लेकिन वह मास्क नहीं पहन सकी। उसके ठंडे अनाड़ी हाथों ने उसे पकड़कर मास्क हटा दिया। लगभग 28,000 फीट की ऊंचाई पर 30 घंटे तक रहने के बाद हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडीमा के उन्नत चरणों में यह ऐसा दिखता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण उसके दिमाग में सूजन आ गई थी। सूजन उसकी मोटर कंट्रोल, उसके हाथों, पैरों और उसकी हरकतों को समन्वित करने की क्षमता को नष्ट कर रही थी। लेकिन इससे उसकी चेतना खत्म नहीं हुई थी। वो सचेत थी। वह लोगों को देख और आवाजें सुन सकती थीं, लेकिन शरीर को जरूरी काम करने के लिए मजबूर नहीं कर पा रही थीं। वो हर मायने में, असल में, पहले ही मर चुकी थी। उसका शरीर अभी तक ये नहीं समझ पाया था। उज़्बेक पर्वतारोहियों ने बेस कैंप पर रेडियो से संपर्क कर अभियान डॉक्टरों से सलाह ली। उन्होंने उसे दवा दी। उन्होंने उसे प्रति मिनट 4 लीटर की दर से अतिरिक्त ऑक्सीजन दी। उन्होंने उसके हाथों और पैरों की मालिश कर उसके जमे हुए हाथ पैरों में रक्त संचार वापस लाने की कोशिश की। कुछ नहीं, उसमें कोई सुधार नहीं दिखा। उन्हें फैसला लेना था। याद रखें, वे भी शिखर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वे भोर से चढ़ाई कर रहे थे और उनके पास शिखर तक पहुंचकर सुरक्षित लौटने के लिए कुछ घंटे की ऊर्जा बची थी। तो उन्होंने अपनी टीम को बांट दिया। 3 पर्वतारोही शिखर की ओर बढ़े, 2 फ्रांसिस के साथ रुके। अगले कई घंटों तक उन 2 पर्वतारोहियों ने जो कुछ भी सोच सकते थे, सब कुछ आजमा लिया। लेकिन अंत में उन्हें भी एक-एक करके वही असंभव फैसला लेना पड़ा। उन्हें अपनी खुद की जिंदगी के बारे में भी सोचना था।
उनका अपना ऑक्सीजन भी कम हो रहा था। उनके अपने शरीर भी जवाब दे रहे थे। उन्होंने फ्रांसिस को पहाड़ की फिक्स्ड रस्सों से बांधा। उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन मास्क में जा रही है। फिर उसे छोड़कर शिखर की ओर बढ़ गए। शाम 6:20 बजे जब सूरज डूब रहा था तो शिखर से लौटते समय 2 उज़्बेक पर्वतारोहियों ने उसे बचाने की आखिरी कोशिश की। उन्होंने रस्सियों से फ्रांसिस को पहाड़ से नीचे उतारने की कोशिश की। वे उसे लगभग 260 फीट नीचे ले जाने में सफल रहे। ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे ही सही, मगर यकीनन वे उसे सुरक्षित स्थान पर ले आएंगे। लेकिन फिर फ्रांसिस को दौरे पड़ने लगे। ऊंचाई पर होने वाली सेरिब्रल इडेमा के कारण दिमाग में सूजन एक गंभीर स्तर पर पहुंच गई थी। पर्वतारोही अब उसे नहीं हिला सकते थे। अगर वे दौरे के दौरान उसे नीचे उतारते तो वह रस्सियों से फिसल कर गिर जाती, और भले ही वे किसी तरह उसे नीचे ले भी आते, एक दौरे पड़ रहे व्यक्ति को पहाड़ से घसीटने का शारीरिक तनाव शायद उसे वहीं छोड़ने की तुलना में जल्दी मार देता। उन्होंने फ्रांसिस को आखिरी बार रस्सी से बांधा। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उसकी ऑक्सीजन अभी भी चल रही है, और फिर वे गहराते अंधेरे में नीचे उतर गए, उसे उस छोटे से पत्थर के नीचे लगभग 27,640 फीट की ऊंचाई पर छोड़ते हुए। वे और क्या कर सकते थे? और अब फ्रांसिस सच में 27,640 फीट की ऊंचाई पर पूरी तरह अकेली थी, माउंट एवरेस्ट की ढलान पर एक रस्सी से बंधी हुई। जैसे ही सूरज गायब हो गया और तापमान गिरने लगा और अंधेरा पहाड़ पर छा गया, इस समय तक वो लगभग 6 दिनों से 27,000 फीट से ऊपर थी। जब पहले 3 उज़्बेक पर्वतारोही शाम 6 बजे कैंप 6 पहुंचे, उन्होंने सरगेई को पाया और उसे बताया कि उन्हें क्या मिला था। आपकी पत्नी जिंदा है। वो 27,900 फीट की ऊंचाई पर है। वह हिल नहीं सकती थी। सरगेई ने बिना हिचकिचाए तुरंत पत्नी को बचाने के लिए ऊपर चढ़ने की तैयारी की। उज़्बेक टीम ने मदद करने की कोशिश की। उन्होंने उसे ऑक्सीजन की एक बोतल, चाय और दवा दी, कुछ भी जो उसे और उसकी पत्नी को एक मौका दे सके। जैसे ही वह ऊपर गया, उसने ओलेग ग्रिगोरिएव, एक और उज़्बेक पर्वतारोही को लगभग 8:40 बजे कैंप 6 की ओर नीचे जाते हुए रास्ते में देखा। सरगेई ने पूछा, फ्रैन यहां है? ग्रिगोरिएव ने जवाब दिया, वह अभी भी जिंदा है। और सरगेई अंधेरे में ऊपर की ओर उसकी तरफ चढ़ता रहा। यह आखिरी बार था जब किसी ने उसे जिंदा देखा था। 23 मई 1998 की रात को क्या हुआ, ये भी एक रहस्य है। हमारे पास गवाह नहीं, केवल बाद में मिले सबूत हैं जो कहानी का हिस्सा बताते हैं। हम जानते हैं कि सरगेई फ्रांसिस पहुंच चुका था। उसकी आइस एक्स और रस्सी जहां अगली सुबह फ्रांसिस पड़ी थी, वहां से लगभग 150 से 200 फीट दूर मिली। इसका मतलब है कि वो पहुंच गया था। हमें नहीं पता जब वह पहुंचा तब उसे पता था या नहीं। हमें नहीं पता कि उन्होंने एक दूसरे से क्या कहा। हमें नहीं पता वो उसके साथ कब तक रहा या क्या करने की कोशिश की। हमें जो पता है वो ये है कि उस रात किसी समय सरगेई गिर गया, चाहे वो और ऑक्सीजन लेने नीचे जा रहा हो, या मदद तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो, या बस अंधेरे और थकान में उसका संतुलन बिगड़ गया हो। हम कभी नहीं जान पाएंगे। और उसकी मौत उसी पहाड़ की ढलान पर कहीं हो गई जहां फ्रांसिस लेटी थी, उससे लगभग 740 फीट नीचे, जिससे फ्रांसिस फिर से अकेली रह गई। अगली सुबह 24 मई को पर्वतारोहियों का दूसरा दल फ्रांसिस को अभी भी जीवित पाया। अब वो लगभग 6 दिनों से 27,000 फीट से ऊपर थी और लगभग 36 घंटे तक 28,000 फीट से ऊपर खुले आसमान के नीचे थी। उज़्बेक पर्वतारोही एलियास दुकवतलिन सबसे पहले लगभग सुबह 7:50 बजे उसके पास पहुंचे। इसके बाद दक्षिण अफ्रीकी अभियान दल आया, जिसमें इयान वुडॉल, कैथी ओडाउड और 4 शेरपा शामिल थे। खासकर कैथी फ्रांसिस के चेहरे के और करीब ने, और जो उन्होंने देखा वो उनके जीवन भर उनके साथ रहा। फ्रांसिस की त्वचा दूध जैसी सफेद और बिल्कुल चिकनी थी, जैसे कोई चीनी मिट्टी की गुड़िया हो। उसकी आंखें ऊपर घूर रही थीं, बिना फोकस के, और पुतलियां बड़ी काली खाली जगह सी थीं। उसके लंबे काले बाल बर्फ पर बिखरे हुए थे। वो शांत दिख रही थी, लेकिन वो सबसे धीमे और क्रूर तरीके से मर रही थी। इयान वुडॉल और शेरपा झांगबू ने फ्रांसिस को उठाने की कोशिश की,
अगर वह अपने पैरों पर थोड़ा भी वजन सह सकती तो योजना थी कि 2 पर्वतारोहियों के सहारे उसे नीचे या सुरक्षित जगह ले जाएं। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उसके पैर स्पेगेटी की तरह मुड़ गए। 30 घंटे से ज्यादा खुले में रहने से उसके पैर पूरी तरह नष्ट हो गए थे। और तभी फ्रांसिस बोलना शुरू किया, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं एक अमेरिकी हूं। मैं एक अमेरिकी हूं। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वह फिर शुरुआत पर लौट गई। मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं एक अमेरिकी हूं। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बार बार, बिना किसी संकेत के, उनके सवालों या आवाजों पर कोई प्रतिक्रिया दिए बिना। वह उन्हें जवाब नहीं दे रही थी। वह उनकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। वो बस वही 3 वाक्य बार बार दोहरा रही थी, जैसे कोई रिकॉर्ड अटक गया हो। ओडाउड को भयावह एहसास हुआ कि फ्रांसिस वास्तव में संवाद नहीं कर रही थी। वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। वो टूटे फूटे शब्द बोल रही थी। ये एक मरते हुए दिमाग के आखिरी शब्द थे, जैसे कोई मशीन लूप में फंस गई हो। उसका दिमाग वही शब्द दोहरा रहा था जो उसे याद थे। ओडाउड और वुडॉल ने उसके साथ लगभग 1 घंटा बिताया। उन्होंने फ्रांसिस को चाय दी ताकि उसके शरीर में गर्म तरल पहुंच सके। उन्होंने फिर से उसके पैरों की जांच की, उन्हें मालिश की। उनमें कोई हरकत है या नहीं, ये देखने के लिए, कोई भी संकेत कि वो उन्हें हिला सकती थी। उन्होंने पूरा प्रयास किया। ये काफी नहीं था। वो अब ऐसी हालत में पहुंच चुकी थी कि उसे बचाया नहीं जा सकता था और उन्हें अपनी देखभाल करनी थी। तो वे चले गए। उन्होंने खुद को संभाला, मुंह फेर लिया और नीचे उतर गए। फ्रांसिस फिर से अकेली थी। 24 घंटों में तीसरी बार लोगों को खुद से दूर जाते हुए देख रही थी। घंटों बीत गए। सूरज आसमान में आगे बढ़ता गया। तापमान बेहद ठंडा बना रहा और फ्रांसिस उस रस्सी से बंधी रही। उसका शरीर धीरे धीरे बंद होता जा रहा था, जबकि उसकी चेतना बनी हुई थी। उसी सुबह कुछ समय बाद शेरपा लोग उसके पास पहुंचे। उन्होंने उसे अभी भी जीवित पाया। वो अब भी वही बातें बोल रही थीं। मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं एक अमेरिकी हूं। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लगभग 10:55 बजे सुबह 24 मई 1998 को फ्रांसिस आर्सेंटिएव की मृत्यु हो गई। वो लगभग 48 घंटे से खुले में थीं। उन्होंने लोगों को आते, मदद करने की कोशिश करते और फिर चले जाते देखा था, और वो ये जानते हुए मर गईं, चाहे उनकी चेतना का जो भी स्तर बचा हो, कि अब कोई वापस नहीं आएगा। वो 40 साल की थीं। पीछे देखें तो साफ है कि फ्रांसिस और सर्गेई की मौत किस वजह से हुई। ये बदकिस्मती नहीं थी। इसकी वजह मौसम नहीं था। ये अयोग्यता या लापरवाही नहीं थी। सर्गेई ने यह पहले भी किया था। उसके पास अनुभव था, उसके पास कौशल था, और फ्रांसिस उस पर पूरा भरोसा करता था। लेकिन 1990 में जब सर्गेई अकेले थे, तब जो तरीका कारगर था वो 1998 में उनके सामने आई परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखता था। फ्रांसिस ने पहले कभी 28,000 फीट ऊंचा पहाड़ नहीं चढ़ा था। अनुभव का अंतर बहुत बड़ा था। 22 मई को तीसरी बार चोटी पर पहुंचने की कोशिश करते हुए वे पहले ही डेथ जोन में बहुत समय बिता चुके थे। देर से चोटी पर पहुंचने के कारण अनियोजित उतराई करनी पड़ी। अनियोजित उतराई के कारण समूह बट गया और बटने के कारण मौत हुई। एवरेस्ट पर सफलता कुछ ऐसी ही दिखती है। मौसम स्थिर है, रस्सियां बंधी हुई हैं, चोटी पास है और कतार आगे बढ़ रही है। डॉन कैश वही कर रहे हैं जो चाहिए। न घबराए हैं, न पीछे हैं, बस इंतजार कर रहे हैं। लेकिन 26,000 फीट से ऊपर इंतजार करना हानिकारक है। हर मिनट शरीर से कुछ ऐसा छीन लेता है जो वापस नहीं आता। यहाँ ऊपर समय ही ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन ही जीवन है। आगे की कतार धीमी हो जाती है, फिर रुक जाती है। एक नजर में कुछ भी गलत नहीं लगता। कोई तूफान नहीं, कोई गिरावट नहीं, कोई आपातकाल नहीं। यही बात इस पल को इतना भयानक बना देती है। इस कहानी के अंत तक आप समझ जाएंगे कि एवरेस्ट पर सारे नियम मानने के बाद भी आप इस तरह फंस सकते हैं कि नीचे उतरने का कोई रास्ता न बचे। 21 मई 2019, वो दिन जिसने विशेषज्ञों को 2019 के पर्वतारोहण सीजन को एवरेस्ट को तोड़ने वाला साल कहने पर मजबूर कर दिया। ये अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन डॉन कैश की कहानी सुनने पर आप समझेंगे कि यह अतिशयोक्ति नहीं थी। डॉन 55 वर्षीय सेल्स एग्जीक्यूटिव थे जो सैंडी यूटा से थे।
उन्होंने नोवेल्टी ओहायो में किसान परिवार में बचपन बिताया और बचपन से ही डॉन अलग थे। 15 साल की उम्र तक उन्होंने अपनी कमाई से डर्ट बाइक, वॉक्सवैगन और पिकअप ट्रक खरीद लिए थे। किशोरावस्था में भी डॉन हमेशा स्वतंत्र रहते थे, हमेशा अगला सौदा सोचते रहते थे। हाई स्कूल के बाद डॉन ने ताइपे और ओकलैंड में एलडीएस मिशन में सेवा की। वहीं उन्होंने कार्य नैतिकता और अनुशासन सीखा। लौटने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा से मार्केटिंग में डिग्री और चीनी भाषा में माइनर किया। वहीं उनकी मुलाकात अपनी भावी पत्नी मॉनेट क्लेटन से हुई। 1986 में शादी के बाद अगले 33 साल उन्होंने साथ जीवन बिताया। 4 बच्चे, 3 पोतियां और सैंडी में एक घर। एक साधारण जीवन जिससे जरा भी नहीं लगता कि उसका पहाड़ों से कोई लेना देना है। उन्होंने कॉर्पोरेट सीढ़ी भी चढ़ी। बेहद सफल टेक सेल्स से लेकर व्यवसायों की आय को सैकड़ों मिलियन डॉलर तक पहुंचाया और फिर बीएमसी सॉफ्टवेयर में वर्ल्ड वाइड इनसाइड सेल्स के वाइस प्रेसिडेंट बने। उनका व्यक्तिगत आदर्श वाक्य बहुत सरल था, मेरी सफलता दूसरों की सफलता से जुड़ी है। जो भी उनके साथ काम करता था वही कहता था। डॉन ने भरोसा दिलाया कि आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। फिर भी रास्ते में डॉन को पहाड़ों से प्यार हो गया। एक बार चढ़ना शुरू किया तो वे रुके नहीं। उन्होंने हर महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का लक्ष्य रखा, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल अलग था। 2000 के शुरुआती वर्षों में डॉन ने अफ्रीका की किलिमंजारो चोटी पर 19,350 फीट की चढ़ाई की, फिर दक्षिण में एकोनकागुआ, फिर यूरोप में एल्ब्रुस और ओशिनिया में कार्स्टेंस पिरामिड। जनवरी 2019 तक डॉन ने 7 में से 6 शिखरों पर चढ़ाई कर ली थी, लेकिन उस रिकॉर्ड तक पहुंचने की उनकी यात्रा सच कहूं तो उन सबसे भयावह कहानियों में से एक है जिन पर मैंने अब तक शोध किया है। अलास्का की डेनाली उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जहां डॉन को शिखर तक पहुंचने में अपेक्षा से ज्यादा समय लगा, क्योंकि वे जन्मजात खिलाड़ी नहीं थे। वो तेज नहीं थे, लेकिन उनके पास कुछ और था। उनके बेटे टैनर ने बाद में अपने पिता की चढ़ाई की शैली को इस तरह बताया, वो तेज नहीं हैं, लेकिन कभी रुकते नहीं, वो बहुत मेहनत करते हैं। और डेनाली पर उसी दृढ़ संकल्प ने उन्हें शिखर तक पहुंचा दिया, लेकिन उसी वजह से वो वहां बहुत देर तक भी रुके रहे। जब उन्होंने नीचे उतरना शुरू किया तब तक नुकसान हो चुका था। उनकी दाएं हाथ की 3 उंगलियों में शीत दंश हुआ। डॉक्टरों ने बाद में काटना पड़ा। अधिकतर लोग इसे चेतावनी मानकर सुरक्षित शौक चुनते, लेकिन डॉन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने नकली उंगलियां बनवाकर चेन में पहननी शुरू कर दी ताकि चर्चा हो। उन्होंने उंगलियां कटने की घटना का मजाक बनाया, ये दिखाने के लिए कि कोई उन्हें रोक नहीं सकता। उंगलियां खोने के बाद बोले, कम से कम मैं चोटी तक पहुंचा। जनवरी 2019 में एवरेस्ट पर चढ़ाई से सिर्फ 4 महीने पहले डॉन ने अपना छठा शिखर अंटार्कटिका का माउंट विंसन फतह किया, 16,050 फीट की ऊंचाई पर। यह महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और पृथ्वी के सबसे दूरस्थ पर्वतों में से एक है। कोलोराडो के एक पर्वतारोही पीटर लॉरी उस अभियान में थे। चढ़ाई के दौरान वो और डॉन एक ही टेंट में रहे और विंसन पर वही फिर से हुआ। इस बार शीतदंश ने डॉन की नाक पर हमला किया। पीटर ने देखा कि कैसे ऊतक मरने लगे। बाद में उन्होंने कहा कि डॉन ने अपनी नाक को गया समझ लिया और फिर भी चढ़ाई जारी रखी। पैटर्न साफ था, डॉन हमेशा खुद को अपनी सीमाओं से आगे धकेलते थे। उसका शरीर इसकी कीमत चुकाता और डॉन इसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ते रहते। उनके लिए यह लापरवाही नहीं थी, यही जरूरी था। लोग जब पूछते कि क्या मरने की इच्छा है, तो मैं कहता हूं, नहीं, मुझे जीने की चाह है। मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीना चाहता हूं। कभी कभी इसमें सोच समझकर जोखिम लेना पड़ता है। जिंदगी छोटी है, पछतावा नहीं। जनवरी 2019 के आखिर में विंसन से लौटने तक डॉन अपनी नाक का एक हिस्सा खो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी छठी चोटी फतह कर ली थी। उनके पास अब एक ही पहाड़ बचा था, एवरेस्ट। यही आखिरी चोटी थी, उनके पूरे सफर की सबसे बड़ी उपलब्धि, और डॉन ने ठान लिया था कि वे जो शुरू किया है उसे पूरा करके ही मानेंगे। तो जनवरी 2019 में डॉन ने कुछ असाधारण किया। उन्होंने बीएमसी सॉफ्टवेयर में अपनी वीपी की नौकरी छोड़ दी। 25 साल कॉर्पोरेट में बिताकर वे सब छोड़कर धरती की सबसे ऊंची चोटी चढ़ने निकले। उन्होंने लिंक्डइन पर 5 महीने की छुट्टी की घोषणा कर खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव माउंटेनियर बताया।
उनकी योजना थी जनवरी में विंसेंट, अप्रैल मई में एवरेस्ट, फिर जून में लौटकर करियर का नया अध्याय शुरू करना। डॉन को यह योजना पक्की लगी। उन्हें नहीं पता था कि सिस्टम उनके लिए क्या लाया है। इस अफरा तफरी में एक छोटा मोड़ आने वाला था। डॉन के साथ क्या हुआ समझने के लिए आपको 2019 में एवरेस्ट पर हो रही घटनाएं जाननी होंगी, क्योंकि वो आम पर्वतारोहण सीजन नहीं था। इसे अब विशेषज्ञ एवरेस्ट के टूटने का साल कहते हैं। सबसे पहले वहां बस बहुत ज्यादा लोग थे। उस वसंत में नेपाल ने विदेशियों को रिकॉर्ड 381 पर्वतारोहण परमिट दिए, जिनकी कीमत हर एक की $11,000 थी। सिर्फ परमिट फीस से ही नेपाल सरकार के पास $4.2 मिलियन आ गए। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन निश्चित रूप से उनके कुछ मानक तो होंगे, है ना? आपको साबित करना होगा कि आप पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी चढ़ने के योग्य हैं। 2019 में परमिट के लिए ये चीजें चाहिए थीं। $11,000 और डॉक्टर का एक नोट जिसमें लिखा हो कि आप स्वस्थ हैं। बस इतना ही। ना तो ये साबित करने की जरूरत कि आपने पहले कभी कोई पहाड़ चढ़ा है, ना ही ये शर्त कि आपने किसी चोटी पर चढ़ाई की हो। आपको सिर्फ डॉक्टर के हस्ताक्षर वाला एक कागज चाहिए था, जिसमें लिखा हो कि आपको दिल का दौरा नहीं पड़ेगा, और बेशक पैसे भी। तो आपके पास 381 लोग थे जिनके पास परमिट था। साथ में उनके सारे शेरपा और गाइड्स भी थे, यानी पहाड़ पर हजारों लोग थे। मई की शुरुआत में हिमालय से एक अनपेक्षित चक्रवात गुजरने से हालात और बिगड़ गए, और इसका मतलब ये था कि पहाड़ पर रस्सियां लगाने वाली टीमें देर से पहुंची। अभियान के लिए तैयार लोग इंतजार करते रहे, सभी बेस कैंप में फंसे मौसम देखते रहे और समय, पैसा, ऑक्सीजन खर्च करते रहे। जब तूफान आखिरकार गुजर गया और हालात साफ हो गए, तो मौसम की भविष्यवाणी में कुछ चिंताजनक दिखा। केवल 5 दिन ऐसे होंगे जब हवाएं इतनी शांत होंगी कि सुरक्षित रूप से शिखर पर चढ़ने की कोशिश की जा सके। तुलना के लिए 2018 में लगातार 11 अच्छे मौसम के दिन थे, और तब भी घटनाएं हुई थीं। एक सामान्य सीजन में अभियान अलग अलग समय पर निकल सकते हैं। कुछ टीमें जल्दी, कुछ देर से जाती हैं। सभी को बिना भीड़ मौका मिल जाता है, पर 2019 में सबको साथ जाना पड़ा। ये मुख्य समस्या थी, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना आम पहाड़ की तरह आसान नहीं है, जहां आप सीधे ऊपर जा सकते हैं। ऊपर जाने का रास्ता ज्यादातर जगहों पर एक एक करके चलने वाला रास्ता है। कुछ जगहों पर एक बार में एक व्यक्ति जा सकता है। आप सुरक्षा रस्सियों से खुद को जोड़ते हैं और बारी का इंतजार करते हैं। साधारण सालों में यह बस छोटी परेशानी थी। अच्छे मौसम में करीब 50 या 60 लोग शिखर तक पहुंचने की कोशिश करते थे। आप थोड़ा इंतजार करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इंतजार करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये धीमा है, लेकिन आगे बढ़ रहा है। लेकिन 2019 में एक ही सीमित समय में 320 से ज्यादा पर्वतारोही शिखर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ये मुसीबतों का घातक मेल था, लेकिन डॉन को इसका पता नहीं था। उसे विश्वास था कि वह सुरक्षित हाथों में है, और यही विश्वास उसकी जान ले लेगा। तो डॉन को इतना आत्मविश्वास किस बात ने दिया? उसे क्यों लगा कि सिस्टम उसकी रक्षा करेगा? जवाब सीधा है, उसने अपनी तैयारी पूरी की थी। उसने पेशेवरों को नियुक्त किया था। उसने सारे नियमों का पालन किया था। यह डॉन का हिमालय में पहला अनुभव नहीं था। 2009 में एवरेस्ट चढ़ाई की कोशिश से 10 साल पहले वो पत्नी और 4 बच्चों को एवरेस्ट बेस कैंप ले गया था। साथ ही वे 17,000 फीट तक ट्रैकिंग करके पहाड़ देखने और यह समझने गए कि डॉन एक दिन क्या प्रयास करेगा। उन्होंने एवरेस्ट के बारे में किताबें साथ में पढ़ीं, डॉक्यूमेंट्री देखी। उसके परिवार को जोखिमों के बारे में पता था, या कम से कम उन्हें ऐसा लगता था। इस एवरेस्ट अभियान के लिए डॉन ने अनुभवी नेपाली कंपनी पायनियर एडवेंचर को नियुक्त किया। यह सबसे प्रीमियम सेवा नहीं थी, लेकिन सबसे सस्ती भी नहीं थी। उसने चढ़ाई के लिए करीब $35,000 चुकाए। उसके गाइड्स लाकपा नुरबू शेरपा और पासांग तेंजिंग शेरपा थे। ये दोनों ही अनुभवी पर्वतारोही और पेशेवर थे, जिन्होंने कई बार एवरेस्ट की चोटी फतह की थी। 2019 की शुरुआत में नेपाल जाने से एक रात पहले डॉन ने आखिरी बार अपनी आभार डायरी में लिखा, आज मैं अपने परिवार के लिए आभारी हूं। अगर ये मेरी आभार डायरी की आखिरी प्रविष्टि है और एवरेस्ट पर कुछ गलत हो गया, तो सबको पता हो कि मैं अपनी पत्नी, बच्चों, परिवार और दोस्तों से बहुत प्यार करता हूं। मेरा जीवन शानदार रहा है। भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे कोई पछतावा नहीं है। जल्द मिलूंगा।
डॉन ने एवरेस्ट पर मरने की संभावना को स्वीकार कर लिया था। वो जोखिमों को समझते थे, हिमस्खलन, गहरी दरारें, तूफान, डेथ जोन। लेकिन डॉन के साथ जो होने वाला था उसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 21 मई 2019 शाम का समय, कैंप 4 साउथ कोल पर, समुद्र तल से 26,000 फीट ऊपर। डॉन अपने टेंट के बाहर खड़े थे, अपना सामान आखिरी बार चेक कर रहे थे। ऑक्सीजन मास्क, हेडलैम्प, एक्स्ट्रा बैटरियां। उनके आसपास बाकी पर्वतारोही भी यही कर रहे थे। वहां की हवा बहुत पतली थी, हर सांस उथली और अधूरी लग रही थी। यही वो पल था। अपनी 10 साल लंबी खोज को पूरा करने के लिए ये उनकी अंतिम शिखर चढ़ाई थी। डॉन ने पहाड़ की ओर देखा और जो उन्होंने देखा वह उन्हें आश्वस्त करना चाहिए था। अंधेरे में पहाड़ पर 150 हेडलैम्प्स सांप की तरह ऊपर चढ़ रहे थे, एक के ऊपर एक चमकती हुई लाइन की तरह, जो काले आसमान में गायब हो रही थी। इतने सारे लोग, इतनी सारी टीमें, इतने सारे गाइड्स। वो अकेले नहीं थे। ये सुरक्षित और व्यवस्थित महसूस हो रहा था। शाम 6 बजे के बाद डॉन ने अपना ऑक्सीजन लगाया, अपना बैग ठीक किया और अपने गाइड्स लाकपा नुरबू और पासांग तेंजिंग के साथ चढ़ाई शुरू की। चोटी की ओर आखिरी चढ़ाई शुरू हो गई थी। योजना सीधी थी, रात भर चढ़ाई करनी थी, सूर्योदय के आसपास शिखर पर पहुंचना था और फिर दिन की रोशनी में नीचे उतरना था। एक सामान्य शिखर चढ़ाई में आने जाने सहित 8 से 10 घंटे लगते हैं। डेथ जोन में शरीर इतना ही संभाल सकता है। डॉन बिल्कुल वैसे ही चले जैसे उनके बेटे टैनर ने कहा था, धीरे धीरे और लगातार, लेकिन कभी नहीं रुके। एक कदम दूसरे के आगे रखते हुए अंधेरे में ऊपर की ओर बढ़ते रहे। चढ़ाई के दौरान उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने हालात बिगाड़ दिए। शिखर की ओर आखिरी चढ़ाई शुरू करने से पहले जो लाइन दिखी थी वो असल में ट्रैफिक जाम था। तकनीकी हिस्सों में जहां पर्वतारोहियों को फिक्स्ड रस्सी में क्लिप कर आगे बढ़ना होता था, लोग वहीं खड़े इंतजार कर रहे थे। 27,000 फीट पर, 28,000 फीट पर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, जबकि उनका ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। वहां ऊपर ऑक्सीजन ही समय है। हिलेरी स्टेप, जो शिखर के नीचे 80 फीट ऊंची सीधी चट्टान है, वहां हालात और खराब थे। ये संकरा हिस्सा एक समय में एक ही पर्वतारोही को संभाल सकता था। ऊपर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों को नीचे आने वालों का इंतजार करना पड़ता था, नीचे आने वाले पर्वतारोहियों को ऊपर चढ़ने वालों का इंतजार करना पड़ता था। देरी 2 घंटे या उससे ज्यादा हो गई, और जब डॉन इंतजार कर रहे थे, सूरज ऊपर चढ़ता जा रहा था। आसमान काले से नीले, फिर नारंगी और अंत में दिन की रोशनी में बदल गया। लाइन फिर शुरू होने तक कई घंटे बीत गए। कुछ पर्वतारोही वापस लौट गए, लेकिन डॉन चढ़ाई करते रहे क्योंकि शिखर वहीं था, बस कुछ 100 फीट और बाकी था। और आखिरकार 22 मई की सुबह करीब 5:30 बजे, जब सूरज हिमालय पर उग रहा था, डॉन कैश आखिरकार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए, जो समुद्र तल से 29,029 फीट ऊपर है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु। सालों का सपना आखिरकार पूरा हो गया था। तुरंत ही डॉन ने कांपते हाथों से अपना सैटेलाइट फोन निकाला। ऑक्सीजन मास्क के भीतर उनकी सांसें छोटी छोटी हांफों में आ रही थीं। कनेक्शन खरखराहट के बीच जुड़ गया। बेटे टैनर ने फोन उठाया तो डॉन की आवाज खुशी से भरी थी। मैं खुद को धन्य मानता हूं कि मैं उस पहाड़ पर हूं जिसके बारे में 40 साल से पढ़ा है। डॉन भावुक जरूर हुए होंगे, और सच में यह समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों। क्योंकि जरा कल्पना कीजिए, 40 साल तक इस पहाड़ के बारे में पढ़ना, दशकों तक उसकी तस्वीरें देखना, महीनों तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े होने का सपना देखना, 6 चोटियां फतह करना, 3 उंगलियां खो देना, नाक का एक हिस्सा चला जाना, यह सब कुछ इसी पल के लिए था। यही सबसे बड़ा मुकाम था, यही अंतिम लक्ष्य था। जो कुछ भी उन्होंने कुर्बान किया, जिसके लिए उन्होंने मेहनत की और जीवन को पूरी तरह जीने के बारे में जो भी विश्वास किया, वो सब कुछ इसके लिए पूरी तरह से सार्थक था। डॉन ने फोन रखा और चारों ओर देखा। हिमालय हर दिशा में उनके नीचे फैला हुआ था। आसमान साफ था, सूरज उग रहा था। वो सफल हो गए थे। उन्होंने कैमरा निकाला और हवा में लहराते प्रार्थना के झंडों व चारों ओर फैले नजारे की तस्वीरें ली। वहीं पर जब वो तस्वीरें ले रहे थे, डॉन के पैर जवाब दे गए। वो आगे की ओर बर्फ में गिर पड़े। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर बिना किसी चेतावनी के डॉन कैश, जो कभी नहीं रुके, वो रुक गए। सबसे संभवतः
यही हुआ। डॉन 12 घंटे से ज्यादा चढ़ाई कर रहे थे, जो सामान्य से 4 से 6 घंटे अधिक था, और इस दौरान उनका शरीर मर रहा था, क्योंकि 26,000 फीट से ऊपर आप उस जगह पर होते हैं जिसे पर्वतारोही डेथ जोन कहते हैं। नाम ही सब कुछ कह देता है। इतनी ऊंचाई पर हवा में इंसानी जीवन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होती। आपका शरीर धीरे धीरे बंद होने लगता है। आपकी कोशिकाएं ऑक्सीजन के बिना तड़पने लगती हैं। आपका दिमाग सूजने लगता है। आपका खून गाढ़ा होने लगता है और ऑक्सीजन का हिसाब बहुत बेरहम होता है। तेज प्रवाह दर पर एक सामान्य 3 लीटर ऑक्सीजन सिलेंडर सिर्फ 3-4 घंटे चलता है। डॉन ने 12 घंटे की चढ़ाई में सिर्फ ऊपर पहुंचने में ही 3-4 सिलेंडर खत्म कर दिए। उनका शरीर थक चुका था और फिर शिखर पर बिताया समय भी जुड़ गया। फोन कॉल, तस्वीरें, गर्व और उपलब्धि की जबरदस्त भावना, ये सब कुछ सिर्फ 3.3 फुट चौड़े शिखर पर खड़े होकर। जैसे ही वो गिरे, उनके दोनों शेरपा गाइड लाकपा नुरबू और पासोंग तेंजिंग तुरंत उनके पास घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने 29,029 फीट की ऊंचाई पर सीपीआर और छाती दबाना शुरू किया, जहां हवा इतनी पतली थी कि सांस लेने पर फेफड़े जलने लगते थे। यह बहुत जोखिम भरा था, लेकिन कुछ न करना भी उतना ही जोखिम भरा था। उन्होंने उसका ऑक्सीजन प्रेशर बढ़ाया, उसके हाथ पैरों की मालिश की, उन्होंने उसे वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश की, और हैरानी की बात है कि यह काम कर गया। डॉन की आंखें खुल गईं, वो उन्हें देख सकते थे, वो संवाद कर सकते थे। क्या आप शेरपाओं की राहत की कल्पना कर सकते हैं? उन्होंने उसे जिंदा और होश में वापस लाया, लेकिन जब उसे खड़ा किया गया, डॉन खड़े नहीं हो सके। उनके पैर काम नहीं कर रहे थे। डॉन होश में थे और देख सकते थे, वो बोल सकते थे, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था। 29,029 फीट की ऊंचाई पर यह मौत की सजा थी, क्योंकि चल नहीं सकते तो नीचे नहीं आ सकते। अगर आप नीचे नहीं उतर सकते तो मर जाते हैं। अब ट्रैफिक जाम समझ आया? शेरपाओं को फैसला करना था। वे डॉन के साथ शिखर पर रुक सकते थे, कुछ भी कोशिश कर सकते थे और उम्मीद कर सकते थे कि वह ठीक हो जाएगा, ये जानते हुए कि जितनी देर वे वहां रुकेंगे, तीनों धीरे धीरे मर जाएंगे। या वे उसे नीचे लाने की कोशिश कर सकते थे। उन्होंने उसे नीचे लाने का फैसला किया। अब यह लगभग असंभव कार्य था। डेथ जोन में अत्यधिक ऊंचाई पर एक असहाय पर्वतारोही को ले जाना असाधारण ताकत और साहस की मांग करता है। लाकपा नोरबू और पासांग तेंजिंग ने बिना हिचकिचाए डॉन को शिखर से नीचे घसीटना शुरू किया। वे डॉन के अपने सपने को पूरा करने वाली जगह से सीधे 80 फीट नीचे आ गए। वे हिलरी स्टेप पहुंचे। यहीं से यह कहानी दिल तोड़ने वाली घटना से बदलकर उन सबसे क्रूर मौतों में से एक की कहानी बन जाती है जिस पर मैंने कभी शोध किया है। लाकपा नोरबू और पासोंग तेंजिंग डॉन के साथ हिलेरी स्टेप पर पहुंचे तो नीचे का दृश्य देखकर उनके दिल बैठ गए। उन्होंने कतार में 200 से ज्यादा पर्वतारोहियों की भीड़ देखी जो पहाड़ पर ऊपर जा रहे थे। ध्यान रहे, हिलेरी स्टेप पर सिर्फ एक ही फिक्स्ड रस्सी होती है। एक बार में एक ही व्यक्ति जा सकता है, चाहे कोई ऊपर चढ़ रहा हो या नीचे उतर रहा हो। आपको इंतजार करना होगा। आमतौर पर 10-15 मिनट इंतजार करना पड़ता है, जो थोड़ा परेशान करता है, लेकिन संभाल सकते हैं। इस बार 200 से ज्यादा पर्वतारोही उसी सकरे हिस्से से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, जिससे लाकपा नोरबू और पासांग तेंजिंग आगे नहीं बढ़ सके। वे डॉन को उस कतार के चारों ओर से नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि सुरक्षित निकलने का इकलौता रास्ता बंद था। तो वे अपनी बारी का इंतजार करने लगे। डॉन उनके बीच बर्फ पर लेटे हुए थे, 28,770 फीट की ऊंचाई पर। डेथ जोन में पायनियर एडवेंचर ने बाद में बताया कि उन्होंने अपनी बारी के लिए कम से कम 2 घंटे इंतजार किया। 2 घंटे। सोचिए इसका क्या मतलब है। शरण, चिकित्सा सामग्री और डॉन को स्थिर करने का मौका देने वाला कैंप 4 उनसे सिर्फ 2,700 फीट नीचे था। सामान्य परिस्थितियों में यह 4 से 6 घंटे की उतराई है, लेकिन वे हिल भी नहीं सकते थे, किसी प्राकृतिक कारण से नहीं, बल्कि इंसानों द्वारा किए गए हादसों की वजह से। जब तक वे इंतजार कर रहे थे, डॉन मर रहा था। शेरपाओं ने जो कुछ कर सकते थे सब किया। उन्होंने उसे अपनी ऑक्सीजन दी, अपनी ही जान बचाने की गुंजाइश दांव पर लगाकर उसकी जान बचाए रखने की कोशिश की। उन्होंने उसे उस भयंकर हवा में जितना हो सके उतना गर्म रखने की कोशिश की। वे उससे बात करते रहे, वे उसे होश में रखने की कोशिश करते रहे। डेथ जोन की सच्चाई है कि वह शरीर ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। डॉन 26,000 फीट से ऊपर 12 घंटे से ज्यादा बिता चुके थे और उनका तापमान गिरता जा रहा था। उस ऊंचाई पर
ठंड और थकावट मिलकर उनके शरीर के तंत्रों को एक एक करके बंद कर रही थी। शेरपा लगातार उनकी जांच करते रहे, उन्हें होश में रखने की कोशिश करते रहे, लेकिन जैसे जैसे मिनट घंटे में बदलते गए वे देख सकते थे कि वो कमजोर पड़ते जा रहे हैं। वे बस यही उम्मीद कर रहे थे कि वो टिके रहें, क्योंकि वे बस इतना ही कर सकते थे। उम्मीद थी कि लाइन आगे बढ़ेगी और वे उसे समय रहते कैंप 4 तक नीचे ले जा पाएंगे, लेकिन लाइन इतनी तेज नहीं बढ़ रही थी। और फिर उन 2 घंटों के इंतजार के दौरान डॉन दूसरी बार गिर पड़े। शेरपाओं ने तुरंत फिर से सीपीआर शुरू किया, फिर से छाती पर दबाव, फिर से ऑक्सीजन। पहली बार जो कुछ भी उन्होंने किया था उससे डॉन वापस आ गए थे, लेकिन इस बार कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। डॉन की आंखें नहीं खुलीं, उनका सीना नहीं उठा, उनका शरीर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। इस बार सब कुछ खत्म हो गया था। डोनाल्ड लिन कैश की मौत हिलरी स्टेप पर हुई, उस जगह से 80 फीट दूर जहां उन्होंने अपना 40 साल पुराना सपना पूरा किया था, और सुरक्षा से 2700 फीट ऊपर। उनकी मौत ना तो हिमस्खलन से हुई, ना गिरने से, ना तूफान से, और ना ही उन खतरों से जिनके लिए उन्होंने तैयारी की थी और जिनसे वे समझौता कर चुके थे। उनकी मौत माउंट एवरेस्ट पर एक ट्रैफिक जाम में हो गई, जब वे लाइन में इंतजार कर रहे थे और उनका शरीर जवाब दे रहा था, जबकि 2 शेरपा जिन्होंने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, बेबस होकर देखते रहे। जिस सिस्टम ने उनसे $35,000 लिए थे और उन्हें परमिट जारी किया था, वही सिस्टम उन्हें जिंदा नीचे नहीं ला सका। दुख की बात यह है कि डॉन उस सीजन में मरने वाले अकेले व्यक्ति नहीं थे। 2019 के वसंत में एवरेस्ट पर 11 पर्वतारोहियों की मौत हुई थी। 4 भारतीय नागरिक थे, 2 आयरिश, 2 अमेरिकी, जिनमें डॉन भी शामिल थे, 1 ब्रिटिश, 1 ऑस्ट्रियाई और 1 नेपाली। और इन मौतों में एक परेशान करने वाली बात समान थी। अधिकांश की मौत थकावट से हुई, ट्रैफिक जाम में फंसने से हुई, लाइन में इंतजार करते हुए ऑक्सीजन खत्म हो जाने से हुई। लेकिन डॉन की मौत के बारे में एक डरावना पहलू है। याद है पीटर लॉरी, वही पर्वतारोही जिसने माउंट विंसन पर डॉन के साथ टेंट साझा किया और 4 महीने पहले उसे फ्रॉस्ट बाइट की वजह से अपनी नाक गंवाते देखा था। पीटर ने 23 मई को एवरेस्ट फतह किया, ठीक एक दिन बाद जब डॉन की मौत हुई थी। ऊपर चढ़ते समय उसने डॉन का शरीर देखा, जो उसके चमकीले डाउन सूट में था। बूट्स आधे बर्फ में ढके थे और उसकी मौत को 24 घंटे भी नहीं हुए थे। पीटर ने रिपोर्टरों से कहा, मुझे लगा था कि मैं 5, 10, 20 साल पहले के शव देखूंगा, ना कि इसी सीजन के। मैं इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था कि मैं उन लोगों को देखूंगा जिनकी मौत 24 घंटे से कम पहले हुई थी। 4 महीने पहले उन्होंने एक टेंट साझा किया था, कहानियां साझा की थीं और वही सपना साझा किया था। अब पीटर चोटी की ओर जाते हुए उसके शव के ऊपर से गुजर रहे थे। यही एवरेस्ट बन गया था। तो ऐसा कैसे हुआ? एक पहाड़ जिस पर हजारों बार चढ़ाई हुई, वो मौत का जाल क्यों बनता है? इसका जवाब अर्थशास्त्र है, पहाड़ नहीं। नेपाल के पर्यटन मंत्रालय की सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि कितने पर्वतारोही जीवित घर लौटते हैं। वे इसका हिसाब नहीं रखते, लेकिन वे राजस्व का हिसाब जरूर रखते हैं। पर्यटन नेपाल की कुल जीडीपी का लगभग 7% हिस्सा है। ये 40,000 से 50,000 मौसमी मजदूर हैं, जिनकी आजीविका एवरेस्ट पर निर्भर करती है। नेपाल सरकार ने 2019 में परमिट से $4.2 मिलियन कमाए, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। पर्वतारोही गाइड, उपकरण, कुली, खाना और ठहरने पर पैसा खर्च करते हैं। कुल आर्थिक प्रभाव सैकड़ों मिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है। लोग पूछते हैं कि नेपाल सख्त नियम क्यों नहीं लगाता, तो वजह सीधी है, वे इसका खर्च नहीं उठा सकते। हर नई पाबंदी से उन्हें पैसे का नुकसान होता है। हर पर्वतारोही को मना करना उनकी आय घटाता है, और एक ऐसे देश के लिए जहां औसत वार्षिक आय करीब $100 है, यह कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिसे वे आसानी से चुन सकें। यह समस्या दिखाती है कि नेपाल अपने नियम कैसे लागू करता है या नहीं करता। 2019 में मौतों के बाद नेपाल ने नए नियम घोषित किए थे। पर्वतारोहियों को 18,000 फीट से ऊंची चोटियों पर चढ़ने का प्रमाण देना होगा। गाइडिंग कंपनियों के पास ऐसे अभियानों का 3 साल का अनुभव जरूरी है। यह सुनने में प्रभावशाली और गंभीर लगा, जैसे नेपाल आखिरकार सुरक्षा को गंभीरता से ले रहा है। कुछ विशेषज्ञों ने इसे नियम थिएटर कहा, जो दिखने में कार्रवाई जैसे होते हैं पर असल में कुछ नहीं बदलते। वे सही थे। एकल पर्वतारोहण पर प्रतिबंध 2017 में लागू किया गया था, फिर 2019 में दोबारा लागू किया गया, फिर 2023 में और फिर 2025 में दोबारा लागू किया गया। ये कभी लागू ही नहीं किया गया। अनुभव की आवश्यकताएं कई बार प्रस्तावित हुईं,
पर कभी लागू नहीं हुई। पैटर्न साफ है। हर कुछ साल में त्रासदी होती है, आक्रोश और वादे होते हैं, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और लाशें मिलती हैं। 2020 का सीजन कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया था। जब 2021 में चढ़ाई फिर से शुरू हुई तो नेपाल ने 400 से अधिक परमिट जारी किए। 2023 तक उन्होंने रिकॉर्ड 478 परमिट जारी किए। उस सीजन में 17 से 18 लोग मारे गए, जो 2019 से भी ज्यादा था। जिस सिस्टम ने डॉन कैश की जान ली, वो आज भी बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। डॉन का शव अब भी एवरेस्ट की ऊंचाई पर पड़ा है। रिकवरी में 40 से 70 हजार डॉलर का खर्च आता। इसमें 10 शेरपा अपनी जान जोखिम में डालते। उनके परिवार ने इसे न करने का फैसला किया। डॉन के शोकलेख के अनुसार उन्होंने चाहा था कि उनका शव पर्वत पर ही रहे। परिवार ने पायनियर एडवेंचर या गाइड्स पर कभी मुकदमा या सार्वजनिक दोष नहीं लगाया। डॉन के भाई ने नेपाल में संदेश भेजा कि नॉर्बो और तेनसिंग को डॉन को बचाने की वीरता पर हमारे परिवार की गहरी सराहना बताएं। यह परिवार की महानता है। यह सुंदर है, पर उनकी गरिमा कुछ नहीं बदल सकती थी। डॉन ने एवरेस्ट पर मृत्यु की संभावना को स्वीकार कर लिया और इसे अपनी डायरी में लिखा। वह जोखिमों को समझते थे, हिमस्खलन, गहरी दरारें, तूफान, लेकिन उन्होंने कतार में मरने की बात कभी स्वीकार नहीं की थी। उन्होंने ऐसे सिस्टम की कल्पना नहीं की थी जो इंसानी जिंदगियों से ज्यादा कमाई को अहमियत दे। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि 200 लोग उसकी सुरक्षा तक जाने का एकमात्र रास्ता रोक सकते हैं। डॉन ने पूरी जिंदगी जी थी। उन्होंने सपना पूरा कर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे, पर शिखर से 80 फीट पहले ट्रैफिक जाम में जान गईं। 5 साल बाद भी वही कतार है। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको अगली बार मिलूंगा। साहसी रहें और बहादुरी से जिएं।